वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे गृह विज्ञान यानी होम साइंस के बारे में। होम साइंस बीए द्वितीय वर्ष के पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। एक ही पेपर के अंतर्गत सब कुछ समाहित करने का प्रयास करूंगा, मतलब समग्र रूप से अध्ययन करूंगा पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के आपका नाम है बाल विकास। क्या नाम है? बाल विकास नाम है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से छूट करके नहीं जाएगा इस वीडियो के देखने के तदुपरांत। तो एक प्रकार सेशन में जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में सभी लोगों के पास। वही मेरे प्यारे दोस्तों, और भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले अभी आपने देखा होगा जियोग्राफी सेकेंड ईयर की क्लास अभी लाइव ही थी, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, आराम से सारे मुद्दे उसके क्लियर करे होंगे। अब यह जो है होम साइंस की लाइव है, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो और एक दूसरा चैनल है मेरा बीए क्रेकर नाम से, वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपके सामने जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बता दें, ताकि अंतिम समय में आप उन टॉपिक्स को पढ़ करके एग्जाम्स में चले जाएँ। मतलब कि अगर मान लेते हैं आपको केवल टॉपिक्स पढ़ने हैं या फिर आपको चैप्टर्स, कौन से चैप्टर से अधिक मात्रा में प्रश्न आएंगे, उन टॉपिक्स को लेकर के आज हमने एक वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट पे बनाई है। तो उस वीडियो में हमने विस्तार से आपको समझाया, लेकिन दूसरा जो चैनल है हमारा बीए क्रेकर, वह एक प्रकार से उस पर मैं ऐसी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जल्दी कल परसों से, मतलब कल से उस पर वीडियो अपलोड आपको मिलती रहेगी। तो उस पर जो है मुश्किल से 3-4 मिनट की वीडियो होगी, और 3-4 मिनट की वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको क्या बताने का प्रयास करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिरकार अंतिम समय में परीक्षा में आप क्या पढ़ करके जाएँ अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो। ठीक, हाँ, चलिए शुरू किया जाए सेशन को। सारे बच्चे देख रहे हैं, विजुअल हो पा रहा है, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो रही है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए शुरू किया जाए वीडियो को। आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के स्टूडेंट इससे लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 60 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको बताना चाहूँ कि एक प्रकार से किन किन मुद्दों पर किन किन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आपसे बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे आपका जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों शैशवावस्था के विकास से क्या होता है, और बाल्यावस्था में विकास का कार्य क्या होता है, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं क्या होती हैं, उत्तर बाल्यावस्था को संक्षेप में हम कैसे बता सकते हैं, वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है, विकास में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किशोरावस्था से क्या तात्पर्य होता है, बालक के विकास के वातावरण कैसे होते हैं और उसका वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में, बाल विकास से आखिरकार क्या मतलब होता है, बाल विकास की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, बाल विकास का क्षेत्र क्या है उसको देखेंगे, बाल जो विकास के सिद्धांत है उसको हम देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से इरिक इक्सन का जो सिद्धांत है विकास से संबंधित उसको देखने के बाद में फ्रायड का समलैंगिकता सिद्धांत को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। वही मातृकला एवं शिशु पालन से संबंध भी हम कुछ बातें समझेंगे। वही मेरे प्यारे दोस्तों स्त्री की आंतरिक प्रजनन अंग के बारे में भी हम समझेंगे, जैसे कि आप तमाम सारे होंगे उसको मैं बताऊंगा अभी आगे चल करके। योनि क्या होती है और डिंब ग्रंथियाँ क्या होती है, मोनोपांज क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है और उसके बाद में निषेचन क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, बालक का लिंग व संख्या निर्धारण कैसे हम करते हैं, गर्भाधान के समय में कौन कौन सी स्थितियां निर्धारित की जा सकती हैं, या गर्भावस्था की पहचान कैसे करते हैं, गर्भावस्था में होने के जो सामान्य कष्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होती है, यानी जो जिसको हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अस्थानिक गर्भावस्था, गर्भपात क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। वहीं गर्भावस्था में विषाक्तता क्या होती है, उसके क्या परिणाम होते हैं, आर्च फैक्टर क्या होता है, भ्रूणावस्था क्या होती है, रक्तताल्पता क्या होती है, एनीमिया क्या होती है, दोनों रोग होते हैं रक्तताल्पता एनीमिया, इन सभी को चर्चा करेंगे। जन्म की प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रसव के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रसव किसे कहा जाता है, सिजेरियन प्रसव क्या होता है, स्तनपान से क्या क्या लाभ होते हैं, शारीरिक विकास से आखिरकार हम लोग क्या समझते हैं, शारीरिक विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आहार क्या होता है, आधारीय भोज समूह क्या होते हैं, आखिरकार आहारीय भोज समूह में जो चतुर्थ समूह होता है उसमें कौन कौन से तत्व समाहित होते हैं, आधारीय भोज समूह के सप्तम समूह के में कौन जो है सम्मिलित होते हैं, ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या हैं, सामाजिक प्रक्रिया क्या है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, जो है अंगूठा चूसना क्या कहलाता है, बचपन में अंगूठा बच्चा क्यों चूसता है, या बालक में बिस्तर जो है एक प्रकार से बिस्तर भिगोने के जो कारण होते हैं वह क्या होता है, अर्थात वह जान नहीं, मतलब समझ नहीं पाता और अपने बिछौने पर ही एक प्रकार से मूत्र विसर्जन
अर्जन कर देता है। और इसी के साथ साथ विशिष्ट बालक का क्या कार्य होता है, विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, पिछड़े बालक क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं, पिछड़े बालक क्या होते हैं। इसी प्रकार से विकलांग बालक, अपराध और बाल अपराध में अंतर भी देखेंगे हम। इसी में पूछा जाता है आपसे प्रश्न। भाषा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, सामाजिक विकास, संज्ञात्मक विज्ञान हो गया आपका, संज्ञात्मक विकास क्या होता है उसको देखेंगे। खेल के विभिन्न प्रकार देखेंगे, बालक के जीवन में खेल का क्या महत्व होता है, खेल का शैक्षिक महत्व क्या होता है। इसी प्रकार से हम व्यक्तित्व की परिभाषा देखेंगे और व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखेंगे। तो ये सारे के सारे मुद्दे एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में जाहिर सी बात है, अगर यह बातें आपने सुन ली तो इतनी सारी अगर जानकारी आपको इकट्ठा करनी है तो वीडियो को अभी से फटाफट से लाइक करें, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए और एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा सकूं और आपकी दिशा निर्धारित कर सकूं। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले जो है हमारा एक मॉडल पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के अपलोड है 2021 का, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने विस्तार से सारे मुद्दे को क्लियर करा है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कोई भी एग्जाम्स छूट करके नहीं जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो लेक्चर की। पहला प्रश्न आपके सामने है कि विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, विकास की कौन सी अवस्थाएं होती हैं भाई। तो विकास की सबसे पहले जो है विकास की अवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो सामान्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। सामान्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उससे पहले बात की, जैसे कि जो शैशवावस्था होती है उससे पहले एक अवस्था होती है, जैसे कि भ्रूणावस्था हो गई आपकी, जो कि एक प्रकार से गर्भावस्था से लेकर के 15 दिन के बाद में प्रारंभ होती है और 2.5 महीने तक चलती है। उसके अंदर 10 सप्ताह तक कहीं कहीं पर आप देखेंगे, मतलब कि 10 सप्ताह तक चलती है, मतलब 10 सप्ताह मतलब होता है कि 70 दिन लगभग जो है 2.5 महीने, ठीक ध्यान रखेंगे। तो यह चलती है गर्भावस्था, जो भ्रूणावस्था होती है। तो वो उन सबको हम गर्भावस्था, भ्रूणावस्था इन सभी को नहीं लेते हैं। विकास की अवस्थाएं अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे का विकास होता है, जिसमें बच्चे का सामाजिक प्रभाव पड़ने के साथ साथ या बच्चे का एक प्रकार से जो समाज में रह रहे लोग हैं या परिवार में रह रहे लोग हैं, समूह में रह रहे लोग हैं या इसी प्रकार से समुदाय के लोग हैं या इसी प्रकार से कोई भी लोग होते हैं, उनके प्रभाव में बच्चे के आने से बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बच्चे का किस किस प्रकार से विकास होता है, इन सभी मुद्दों को हम यहाँ पर देखते हैं, विकास की श्रेणी में रखते हैं। अब देखते हैं विकास जो होता है उसकी 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से हैं। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चे की, तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? पहली अवस्था आपकी शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था होती है आपकी मेरे प्यारे दोस्तों प्रौढ़ावस्था, तीसरी अवस्था आपकी क्या होती है, तो तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था और चौथी होती है आपकी प्रौढ़ावस्था। समझ में आ रही बातें? तो शैशवावस्था जो होती है वह जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से प्रारंभ होती है, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के समय काल में जो है शैशवावस्था होती है। कब कब? ध्यान समझें, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह जो है प्रकार से 2 वर्ष तक उनका शैशवावस्था में विकास होता है। दूसरी अवस्था बच्चे की जो होती है 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के समय काल को हम बाल्यावस्था कहते हैं बच्चे की। कोई बच्चा है 2 साल का है वह, तो हम आपको बता रहे थे मेरे भाई, क्या हम बता रहे थे भैया, हम यहाँ आपको बता रहे थे कि जो है बाल्यावस्था जो होती है वह 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का जो समय काल होता है इसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं प्रश्न उठता है, तो किशोरावस्था जो है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का जो समय होता है इसी को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो किशोरावस्था के नाम से हम उसी को जानते हैं। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो प्रौढ़ावस्था क्या होती है भैया? प्रौढ़ावस्था जो होती है आपकी वह जो होती है प्रारंभिक जो है प्रौढ़ावस्था में 2 अवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ फिर 3 अवस्था आप देख सकते हैं, यानी एक शुरुआती प्रौढ़ावस्था और एक जो होती है मध्य प्रौढ़ावस्था और जो तीसरी होती है आपकी उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है मतलब प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जो होती है प्रौढ़ावस्था की वह जो चलती है 19 साल से लेकर के 40 साल तक के समय काल में किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था चलती है। वहीं जब वह बच्चा जो है थोड़ा और बड़ा होता है, यानी 40 साल से लेकर के 60 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो उस समय जो है उसकी मध्य प्रौढ़ावस्था चलती है। उसके बाद में उत्तर प्रौढ़ावस्था मतलब 60 साल के बाद में और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो समय काल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को मेरे भाई, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, 60 वर्ष से बाद वालों को हम उत्तर प्रौढ़ावस्था मतलब कि प्रौढ़ावस्था के बाद का समय काल यानी वैसी अवस्था। तो उत्तर प्रौढ़ावस्था मतलब कि
60 साल तक जो होता है कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से सीखता है, 60 तरीके से बच्चे का पूरा का पूरा विकास होता है, उसके बाद में भी विकास होता है लेकिन उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करें। आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आपसे पूछेगा बाल्यावस्था का समय काल है तो 2 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय। शैशवावस्था का काल क्या है, 2 जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का समय काल। या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि प्रौढ़ावस्था का समय काल क्या है, प्रौढ़ावस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, तो 3 भागों में, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था। आपसे पूछे किशोरावस्था की एज कितनी है तो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के समय काल तक, मतलब कि लगभग 5 सालों तक। ठीक, आपसे पूछेगा इसी में कि शैशवावस्था एक प्रकार से कितने मतलब कि कितने वर्ष की होती है, कितने वर्ष का समय काल होता है शैशवावस्था, 2 वर्ष का समय काल होता है। बाल्यावस्था कितने समय रहती है तो लगभग 10 वर्ष का समय काल होता है बाल्यावस्था का। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न बहुत सारे पूछ सकते हैं नाना प्रकार के। ठीक, समझ में आ रही बातें, सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़े ही आसानी से समझेंगे हम। शैशवावस्था में विकासात्मक कार्यों को बताइए। शैशवावस्था में विकासात्मक कार्यों को बताइए अथवा पूर्वशालीय उम्र के विकासात्मक कार्य बताइए। पूर्वशालीय मतलब शैशवावस्था ये होता है, तो शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य निम्नलिखित रूप से हो सकते हैं बच्चे के अंतर्गत। मतलब आप देखते होंगे ये जो अवस्थाएं हमने बताई विकास की, इनमें बच्चों का विकास होता है। कोई बच्चा जैसे होता है, कभी रोना सीखता है, कभी चलना सीखता है, कभी उठना, कभी बैठना, कभी जो है सांप को सांप समझता है, कभी जो है सांप और बिच्छी में अंतर करता है, कभी नहीं सांप और लाठी में अंतर नहीं कर पाता, या तमाम प्रकार की चीज़ें। कब बच्चा जो है मम्मी बोलेगा, कब पापा बोलेगा, सारी बातें आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत होती हैं जब डेवलपमेंट बच्चे का सिखाया जाता है। शिक्षण व्यवस्था में भी आप यही पढ़ते, टेट वगैरह में। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पर भी पढ़ना होता है, किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो चूँकि जो औरतें होती हैं उनको हो सकता है आगे चल करके, या फिर जो भी व्यक्ति हों जो गृह विज्ञान पढ़ रहे हों, आगे चल करके उनको कुछ ना कुछ ऐसे ही कार्यों से संलग्न रहना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें यह शामिल भी किया जाता है। तो शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य में जैसे कि चलना सीखना हो गया, यह सब सीख लेता है बच्चा। भोजन में ठोस पदार्थ ग्रहण करने लगता है, मतलब कि पहले दूध पीता है और तरल पदार्थ का सेवन करवाता है, जैसे दाल वगैरह पिलाई जाती है जब शैशवावस्था, मतलब कि जब क्या होता है बच्चा क्या होता है शैशवावस्था में रहता है। कब होता है, शैशवावस्था में जब बच्चा रहता है तो ये चीज़ें करी जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। वहीं भाषा सीखता है शैशवावस्था में ही, और उसके बाद में शारीरिक अस्थायित्व प्राप्त करता है, मतलब शरीर उसका ठीक ठाक होता है कि हाँ कैसा होगा, क्या शरीर मतलब चेहरा कैसा होगा, क्या कैसा होगा, तमाम सब प्रकार की चीज़ें, ये सब शैशवावस्था मतलब 2 वर्ष के समय तक काल में ये बच्चा कर लेता है, मतलब इस समय काल में। वहीं बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य देखेंगे हम। बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में साधारण खेलों के लिए आवश्यक जो है शारीरिक कौशल सीखना वह कार्य करने लगता है, मतलब कि खेल वगैरह जानने लगता है कि हाँ कौन सा खेल खेला जाए, क्या खेलना चाहिए, या वो अपनी आयु के साथियों के साथ चलना सीखता है। वहीं जो है एक प्रकार से सामाजिक समूहों और संस्थान होए उसके प्रति अभिवृत्ति का उसके अंदर विकास होता है, और एक प्रकार से थोड़ा उसके अंतर्गत तमाम सारी चीज़ों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अगर इसको विस्तार से आपको पढ़ना है तो मेरे प्यारे दोस्तों आप शिक्षा शास्त्र वाला चैप्टर मेरा देख लीजिएगा। उसमें हमने शिक्षा शास्त्र के चैप्टर में मतलब BA सेकंड ईयर में शिक्षा शास्त्र की जो वीडियो है उस शिक्षा शास्त्र की वीडियो को देख लेंगे तो उसमें भी डेवलपमेंट के संबंधित बातें बताई गई हैं। उसमें शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जो है हमने किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था और उसके बाद में हमने इन सभी अवस्थाओं के बारे में आपको बताया है। जो भी अवस्थाएँ जो हमने आपको बताई, ठीक, 4 प्रकार की, उसको हमने विस्तार से समझा दिया है। शैशवा, बाल्या, किशोरा और प्रौढ़ा, ठीक, 4 अवस्थाओं को हमने उसमें विस्तार से अलग अलग वीडियो में सेपरेट समझा, तो उस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा दे देगी वह। ठीक, आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा नंबर प्रश्न देखें सभी लोग कि जन्म से पूर्व अवस्थाएं क्या होती हैं। जन्म से पूर्व अवस्थाएं क्या होती हैं, जन्म से पूर्व अवस्थाएं क्या होती हैं पूछा जा रहा है। यह अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो यह अवस्था गर्भाधान प्रक्रिया से प्रारंभ होती है। गर्भाधान प्रक्रिया से प्रारंभ होती, गर्भाधान संस्कार भी होता है। मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख किया गया है। हिंदुओं में जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से 16 संस्कारों में से एक जो आपका जो है संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार भी होता है। जब स्त्रियां गर्भधारण करने की जो है उस अवस्था में होती, उसी मतलब जब गर्भधारण कर ले उसके बाद की अवस्था जो होती है, मतलब गर्भाधान की प्रक्रिया मतलब उसके बाद होता है। जैसे गर्भधारण हो गया उसके बाद की प्रक्रिया, तो जब मान लेते गर्भाधारण की प्रक्रिया से प्रारंभ होकर के क्या जो जन्म से पूर्व की अवस्थाएं होती है, शिशु जन्म की अवस्था तक चलती है। मतलब गर्भाधान से शुरू होती है यह अवस्थाएं, और जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक की अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं कहते हैं।
इस अवस्था को 3 उप विभागों में मतलब उपभागों में बांटा गया है। इस अवस्था को यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। और 3 उपभाग कौन कौन से? पहला तो बीजावस्था होती है या डिंबावस्था। क्या? बीजावस्था या फिर डिंबावस्था। जब बीज जो होता है योनि में प्रवेश करता है उस समय के काल को हम क्या कहते हैं? बीजावस्था फिर डिंबावस्था कहते हैं। उसके बाद में अगला आता है आपका भ्रूणावस्था, यानी कि जब बच्चा अंदर जो एक प्रकार से शुक्राणुओं के मिलने से, अंडाणु से शुक्राणु मिलते हैं आपस में जाकर के, उसके बाद में एक शिशु का निर्माण करते हैं। और शिशु के निर्माण के बाद में क्या होता है? एक भ्रूण बना लेते हैं, मतलब कि एक आकार थोड़ा थोड़ा होता है बच्चे का, तो वो अवस्था हो जाती है। तीसरी अवस्था होती है गर्भावस्था। ठीक, ध्यान रखें क्या होती है? गर्भावस्था। ध्यान रखें, तो गर्भावस्था तब आकर के हो जाती है, तब यह पता चलता है कि हाँ कोई महिला गर्भावस्था में है इस समय। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अधिकतर सारी चीज़ें अवगत अगर नहीं है तो इसको एक प्रकार से जो है इससे पहले जो मॉडल पेपर हमने डाला था उसमें विस्तार से इन सभी बातों को हमने समझाया, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5वां नंबर प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था को संक्षेप में बताइए। उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है? उत्तर मतलब होता है बाद में। उत्तर मतलब क्या होता है? बाद में, मतलब उसके बाद में। ठीक, तो बाल्यावस्था के बाद में क्या होता है? बाल्यावस्था के बाद में आपकी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में आपकी क्या आती है? बाल्यावस्था के बाद में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो बाल्यावस्था के बारे में फटाफट से बताएं। बाल्यावस्था के बारे में बाद क्या आता है? बाल्यावस्था के बारे में किशोरावस्था। जी, किशोरावस्था आती है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के समय काल को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था एक ही अवस्था होती है। यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक चलती रहती है। इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय अवस्था कहा जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहा जाता है। इसे खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि खेलने की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही खेलने की अवस्था कहा जाता है, अथवा खेल अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। किसको? शैशवावस्था को। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। 6वां नंबर प्रश्न है वंशानुक्रम तथा अर्थ एवं विकास के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और शैशवावस्था में ही, मतलब कि शैशवावस्था में बोल रहा था वहाँ पर। अरे कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था जो हमने अभी भी बताया वो सारी की सारी बातें किशोरावस्था के बारे में थी। फिर से एक बार सुन लीजिए। जो उत्तर बाल्यावस्था उसको किशोरावस्था कहते हैं, मतलब कि जो है जो खेलने की अवस्था है उसे किशोरावस्था कहते हैं। प्राथमिक विद्यालय अवस्था मतलब किशोरावस्था, खेल की अवस्था मतलब किशोरावस्था। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। अगला प्रश्न आपके सामने है वंशानुक्रम का अर्थ एवं विकास में क्या प्रभाव होता है उसका वर्णन कीजिए। तो माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम ही क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। अर्थात माता और पिता का जो संतान में गुण आता है, जैसे माता आपके उनका जो है एक प्रकार से तो जो है उनके अंदर क्या क्या गुण थे, क्या क्या शारीरिक विषमताएँ थीं, वो सारी की सारी शारीरिक विषमताएँ और उनके गुण जो होते हैं जब संतान को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हीं गुण को हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं, फिर वंशानुक्रमण कहते हैं। बालक को केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जैसे उनके दादाजी से हो सकता है कि आपके दादाजी के गुण आपके हो या आपके चाचा के गुण आपके अंदर हो, मतलब खून में से आपके जो खूनी परिवार में से, यानी जो जिसका खूनी रिश्ता होता है, तो खूनी रिश्ता जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, खूनी रिश्ते से आपका चेहरा वगैरह मैच कर सकता है, आपके गुण भी मैच कर सकते हैं, आपके तमाम सारी चीज़ें मैच कर सकती हैं। ठीक, वुडवर्थ महोदय इसी को लेकर के कहते हैं कि वंशानुक्रम जो होता है उन समस्त बातों को अपने में संजोए हुए मतलब कि सजाए हुए है या संजोए हुए होता है या रहता है, जिन्हें बालक क्या करता है? गर्भाधान के समय प्राप्त करता है। जिसे बालक क्या करता है? गर्भाधान के समय प्राप्त करता है। वंशानुक्रम उसी को कहते हैं। तो वंशानुक्रम उन समस्त बातों को अपने में संजोए हुए रखता है जिन्हें बालक जो होता है गर्भाधान के समय प्राप्त करता है। विकास में वंशानुक्रम का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आसानी से देखने का प्रयास करें सभी लोग। और एक बार से जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। पहली अवस्था होती है आपकी मेरे प्यारे दोस्तों शारीरिक गुणों पर विकास। अवस्था बोल दिया हमने, वंशानुक्रम में यह प्रभाव पड़ता है विकास में जो है बच्चे के। पहला शारीरिक गुणों पर विकास होता है आनुवांशिकता का, यानी वंशानुक्रम का शारीरिक गुणों पर विकास, मतलब किसका कान कैसा होगा, किसकी नाक कैसी होगी, किसका जो है एक प्रकार से जो है उसके शरीर की बनावट या फिर उसके जो है कितना लंबा होगा, या फिर इस प्रकार से वह गोरा होगा या काला होगा या इसी प्रकार से सांवला होगा या कैसे होगा, यह सब वंशानुक्रम पर ही आधारित होता है। तो यह प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव, क्या मानसिकता होगी, यह भी प्रभाव बाद में पड़ेगा, लेकिन कुछ मानसिकता उसी के अंतर्गत आती रहती हैं। मतलब जैसे आपके पिताजी की कुछ मानसिकता होगी, थोड़ी बहुत मानसिकता आपकी मिलती जुलती होगी, ताकि यह बात पता चले कि हाँ आप इन्हीं के बच्चे हैं। ठीक,
तीसरी अवस्थाएं या फिर तीसरा प्रभाव या आपके सामने देखने को मिल सकता है व्यावसायिक कौशलों पर प्रभाव। व्यावसायिक कौशल मतलब कि जो व्यवसाय वगैरह आपके पिताजी या फिर आपके घर वाले कर रहे हों, वह प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। वहीं बात करेगा सामाजिक स्तर पर प्रभाव, वह भी पड़ेगा। आप धीरे धीरे बड़े होंगे तो सामाजिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपके पिताजी की जितनी इज्जत हो सकता है आपकी भी उतनी इज्जत लोग करने लगे अगर आप उस टैलेंट को अपना लेते तो। ठीक इसी प्रकार से बौद्धिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, कि आपके जो है खानदान में बुद्धिजीवी आते हैं तो हो सकता है कुछ कुछ बुद्धिजीवियों का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि समस्त, हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनके बच्चे एकदम से पागल पैदा होते हैं, तो एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं। तमाम सारी चीज़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनके जैसे कोई बच्चा जैसे मान लेते हैं आर्यभट्ट है तो आर्यभट्ट का लड़का एकदम से आर्यभट्ट की तरह ही एक प्रकार से अच्छा मतलब वो भी वैज्ञानिक बनेगा, तो ऐसा नहीं बिल्कुल। ठीक हो उसकी बुद्धि कुछ मात्रा में उसको मिल सकती है। ठीक ध्यान रखेंगे। वहीं चारित्रिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कैरेक्टर किस प्रकार का था आपके खानदान का, वह प्रभाव अवश्य पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोरावस्था से क्या तात्पर्य होता है? किशोरावस्था से क्या तात्पर्य है? किशोरावस्था से तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक। शारीरिक माने शरीर का विकास, मानसिक मतलब मन का विकास, सामाजिक मतलब सामाजिक नियमों, सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्यों का विकास, संवेगात्मक मतलब होता है प्यार, लव हेट, मतलब कि लव हेट घृणा, मतलब आप देखते हो तमाम सारी इमोशन वगैरह जो होते हैं एक्सचेंज वगैरह। तो इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट इस और सोशल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो होते हैं आपके किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस की अवस्था से ही प्रारंभ होते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। ठीक ध्यान रखेंगे। समझने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि बालक किशोरावस्था के अंत तक पहुँच जाता है, मतलब इसका विकास होते होते आरंभिक किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के, मतलब 13 साल से लेकर के 16 साल की वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, आरंभिक किशोरावस्था कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि आरंभिक किशोरावस्था का समय काल है 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक का समय। वहीं उत्तरी किशोरावस्था मतलब कि उसके बाद वाला तो 17 साल से लेकर के 18 साल तक जो बच्चा होता है, मतलब कि बीच का समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम किशोरावस्था नहीं उत्तरी किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था को टीन अवस्था के नाम से भी जानते हैं, यानी कि टीन एज के नाम से जानते हैं। किसके? टीन एज के नाम से जानते हैं किसको? किशोरावस्था को। समझ में आ रही बातें? बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि बालक के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी बालक का विकास होता है, चाहे जैसा भी विकास हो, चाहे उसका जो है प्रकार से जो है तमाम सारा विकास होता है, जैसे कि संवेगात्मक विकास हो, और चाहे मेरे प्यारे दोस्तों शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, उसमें जो वातावरण होता है यानी इन्वायरमेंट जो होता है, उस इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, यह बातें पूछ रहा है आपसे। समझें इसको। उत्तर, पारिवारिक वातावरण बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण में बालक का रहन सहन, भोजन, वस्त्र, हवा, पानी आदि बालक के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत परिवार हो गया, आपका पड़ोस हो गया, विद्यालय की भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार है। बच्चे का सामाजिकरण किस अवस्था मतलब किस संस्था में होता है? परिवार नामक संस्था में होता है। ध्यान रखेंगे। बच्चे का एक प्रकार सबसे पहली शिक्षिका कौन होती है? माता होती है उसकी। अपनी माता से ही बच्चा सबसे पहले सीखना प्रारंभ करता है। यह बात आपसे एग्जाम से पूछे तो आप बता दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान सुनते रहिएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, 9वां नंबर प्रश्न है कि बालक विकास से मतलब बाल विकास से आप क्या समझते हैं। जब आप बाल विकास पूरा चैप्टर वे पढ़ रहे हैं, बाल विकास पूरा पेपर वे का आपके 9वां है, तो काहे ना इसको आप पढ़ लें कि बाल विकास क्या होता है। समझे? चलिए भैया बाल विकास क्या होता है समझने का प्रयास करें, बड़े ही आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, कोई मुद्दा आपका छूट करके नहीं जाएगा। समझ में आ रही बातें ना? चलो, तो यहाँ पर आपने देखा कि सारे मुद्दे आपके क्लियर हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बाल विकास से आप क्या समझते हैं? तो बाल विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन हम करते हैं। कौन कौन से परिवर्तन, आइए देखते हैं। कैसा परिवर्तन? जो प्राणी में एक विकास की अवस्था से दूसरी विकास की अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। तो बाल विकास का मतलब होता है कि जब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करें तो आपके अंदर क्या विकास हुआ या फिर आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उसी को देखना ही या उसी का पदार्पण करना ही बाल विकास कहलाता है। पदार्पण करते समय जो है बाल विकास हम देख सकते हैं।
इन्हीं परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन व्यक्तिक होते हैं, मतलब ऐसे परिवर्तन जो कि स्वयं पर्सनल किसी के लिए होता है। मान लेते हैं आपके गांव में कोई व्यक्ति हो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो उसका वो व्यक्तिक परिवर्तन है, ठीक। या लेकिन हो सकता है कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामूहिक परिवर्तन होते हैं, कि जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें तमाम सारे विकास जो होते हैं, जैसे कि बोली का विकास इतने समय पर हो जाना, कब बच्चा दूध पिएगा, कब पानी पिएगा, यह विकास सब सामूहिक विकास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बच्चा बहुत तेज हो जाए शुरुआत में पढ़ते कौटिल्य, जैसे कि छोटा सा बच्चा भी आपने देखा होगा गूगल पर अटेंड करा, मतलब कि छोटे से बहुत ज़्यादा पढ़ने वढ़ने में तेज हो, तो एक प्रकार से वह क्या है, व्यक्तिक विकास होता है। वह मतलब जब कोई चमत्कारिक चीज़ हो तो वह व्यक्तिक विकास होता है, और जो सामान्य रूप से सभी लोगों में होती है तो वही हो गया आपका सामूहिक विकास। तो भैया कुछ परिवर्तन व्यक्तिक होते हैं तथा शेष परिवर्तन सार्वभौमिक होते हैं, यानी यूनिवर्सल होते हैं, और यूनिवर्सल परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब होता है फैक्ट, ये हमेशा होना ही होना है, चाहे जो भी बच्चा हो, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात, समझ में आ रही बातें। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं और फिर मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर आपके, समझें इसको फटाफट से सभी लोग। आपके सामने बाल विकास, बाल विकास की परिभाषा दीजिए। हारलॉक महोदय विद्वान हैं या कहते हैं बाल विकास की परिभाषा देते हुए कि आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप के बारे में हम देखते हैं, बालक के व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, मतलब उसके विकास में, और रुचियों में, लक्ष्यों में उसका क्या लक्ष्य होने वाले हैं, उनमें विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है बाल विकास के अंतर्गत, जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। यह बात किसने बताई है? हारलॉक महोदय ने बताई है। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करना भी प्रयास, मतलब बाल विकास जो होता है यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि यह परिवर्तन कब होता है और इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, क्या क्या चीज़, मतलब किन कारणों से बालक के अंदर ये विकास होता है, और ये जो विकास होता है या व्यक्तिक है या फिर सार्वभौमिक या सामाजिक, मतलब सार्वभौमिक सामाजिक सामूहिक एक ही बात है। तो आपसे पूछे व्यक्तिक विकास है या फिर सार्वभौमिक विकास है, इन सभी कारणों के बारे में हम जानते हैं, यही होता है आपका बाल विकास, ठीक। ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न देखो भाई, बाल विकास का क्षेत्र बताइए, अथवा बाल विकास के क्षेत्र को ऐसे आपसे एग्जाम से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। समझे भैया, ऑब्जेक्टिव वालों और लिखित वालों दोनों लोगों को ध्यान देना होगा यहाँ पर। देखें, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास में जैसे कि आप देखें, जैसे क्या क्या भी जो है सॉरी, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से आइए चर्चा करते हैं। पहला है बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। वहीं दूसरा जो आपका अध्ययन ही किया जाता है, बाल विकास के विभिन्न पक्षों का भी हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत। वहीं बाल विकास के प्रभावी कारक जो होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, अर्थात बालक के विकास में किन कारणों से बालक का विकास होता है और किन किन अवस्था में कैसे होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। वहीं बालकों में पाई जाने वाली जो असमानताएं होती हैं और विशिष्टताएं होती हैं, इसका भी अध्ययन हम ये करते हैं किसके अंतर्गत, बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि कौन बालक ज़्यादा प्रभावित होगा, क्या बालक में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, आप देखते होंगे जो है समानताएँ, कोई बच्चा ज़्यादा तेज है, उत्तम मतलब विशिष्ट क्वालिटी का है, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई मतलब मूर्ख है, कोई पागल है, या इसी प्रकार तमाम सारे बच्चे होते हैं। तो आखिरकार उनमें यह परिवर्तन क्यों हो रहा, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आँख नहीं, या फिर किसी के पैर है तो दूसरी तरीके से है, किसी के उंगलियों में 6 उंगली निकल आई है, या तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, ये असमानताएँ, विषमताएँ, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन किस प्रकार का है, इन सभी का अध्ययन भी हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ही करते हैं मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स। और वहीं मानसिक स्वास्थ्य विकास मतलब विज्ञान के मूल सिद्धांतों का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य विकास विज्ञान के जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको भी हम बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित करते हैं। अब यहाँ पर मेरे मुँह से मेरे भैया मेरे भाई निकल रहा है, अब यहाँ पर अधिकतर गर्ल्स लोग देख रही हैं, तो इसमें यह मत सोचिए कि जो है भैया बोल दिया, मतलब भैया मतलब आप ही लोगों से है, मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह से, और सभी लोगों से कोई उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो आदत है तो वह निकलेगा, आदत है कि भैया तो भैया निकलेगा, ठीक। दोस्तों आदत है दोस्तों निकलेगा, मेरे प्यारे दोस्तों यह भी निकलने की आदत है, तो क्या किया जाए इसमें। एक बार एक कमेंट्स आया मेरे पास कि सर अब मेरे प्यारे दोस्तों आप मत बोला करिए बीच में, जो है बहुत बार बोल देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो भैया आप क्या करें, उसमें निकल जाता है, हम थोड़े ना बोलते हैं। तो मतलब प्राकृतिक क्या, अब ये हैबिचुअल चीज़ें हैं, मतलब कि हैबिचुअल फैक्ट हैं, वो निकल जाती हैं। जैसे टाइटल होता है कुछ चीज़ों का,
ऐसे अब आप मान लेते हैं कि मूवी आपको जो है कहीं से डाउनलोड करना, तो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो वैसे जब भी पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई टाइटल आपके मन में आ ही जाता है और वो टाइटल धीरे धीरे चलता है, आप धीरे धीरे उसको रोकने का प्रयास करते हैं। पहले हम समझते, पहले क्या करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे हम, क्या मतलब बोलते थे वीडियो के बीच में। उसके बाद में धीरे तमाम सारी परिवर्तन होते रहते हैं भाई। चलिए आगे देखते हैं। क्या पहले मैं जैसे आज वीडियो में जैसे बना रहा हूँ आपको समझा के, क्या मैं आज 2 साल पहले जब यूट्यूब पे आया था ऐसे बना रहा था? नहीं बना पा रहा होगा। पहले की वीडियो को दूसरे तरीके से होती है, आज की वीडियो को दूसरे तरीके से होती है। क्यों होता है? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर निशान। तो यही बात है, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो आपको केवल प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, कंटिन्यूटी आपकी हमेशा होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो कि संभव ना हो सके, सफल ना हो सके आपसे। चलिए आगे बढ़ते, फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विकास के क्या क्या सिद्धांत है जो कि हम विकास, बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो अभी अभी हमने आपको बताया था विषय क्षेत्र। तो विकास के प्रमुख नियम और सिद्धांत इस प्रकार से हैं आपके सामने। पहला नियम आपके सामने मैं प्रदर्शित करता हूं। पहला है विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या? पहला जो है विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है कि हाँ, पहले आपका किशोरावस्था आई, पहले आपकी जो है शैशवावस्था आई, उसके बाद में बाल्यावस्था आई, उसके बाद में किशोरावस्था आई, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आई। मतलब एक क्रम में चला गया, क्रमबद्ध रूप से विकास होता है। वही मेरे भाई दूसरा जो विकास होता है, दूसरा नियम यह है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले आप सामान्य होते हैं, जब आप पैदा होते हैं तो सभी के समान होते हैं, सभी लोग समान होते हैं। मतलब कि जब पैदा आप हुए तो सभी लोग समान हैं, लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि पहले पैदा हुए तो समान थे, लेकिन धीरे धीरे क्या आप हो गए? विशिष्ट होते चले गए, मतलब अलग होते चले गए, धीरे धीरे सबसे थोड़े थोड़े अलग होते चले गए। ठीक, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा होगा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो विकास क्या होती है? क्रमबद्ध रूप से एक निरंतर चलने वाली क्या होती है? प्रक्रिया। मतलब कंटिन्यूटी, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है या हमेशा विकास होता रहता है। तो मनुष्य जब तक मर नहीं जाता तब तक वह सीखता ही रहता है मेरे भाई। यह बात आपको समझनी होगी। समझ में आ रही बातें? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चौथा चीज़ है आपके सामने कि विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। क्या? विकास प्रतिमानों में, प्रतिमान मतलब होता है उसके खंड। तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसी को प्रतिमान कहा जाता है। तो विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उसमें वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस तरीके से होता है उनमें अंतर पाया जाता है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। मतलब कि प्रति व्यक्ति के बीच में, ऐसे निरहु का विकास हो सकता है शैशवावस्था में किसी दूसरे तरीके से हो, और घुरहु का विकास किसी दूसरे तरीके से हो, मंगरे का किसी दूसरे तरीके से हो, और उसके बाद में और किसी का ले लीजिए, आपका मान लेते हैं मायावती का किसी दूसरे तरीके से हो। वो मायावती बहन कुमारी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे गाँव में एक मायावती जी हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ आपके। चलिए, तो यहाँ पर आपकी सारी बातें समझ में आ गई। तो विकास प्रतिमानों में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, यह भी तय है। पांचवा नियम जो होता है विकास के सिद्धांत का कि प्रत्येक विकास की अवस्था में विशिष्ट गुण होते हैं। किसी न किसी विकास अवस्था, चाहे वह शैशवा, चाहे प्रौढ़ा, चाहे आप बोले जैसे कि बाल्या, और चाहे किशोरा, कोई भी अवस्था हो विकास की, उसमें कोई ना कोई मेरे भाई क्या पाया जाता है? उसमें कुछ ना कुछ आपका विशिष्ट गुण ही पाया जाता है। हर में अलग अलग कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। छठवां चीज़ समझो, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध होता है। क्या? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सहसंबंध भी पाया जाता है। वही बात की जाए, सहसंबंध मतलब कोऑपरेटिव, मतलब विकास के विभिन्न जो है एक प्रकार से क्षेत्रों में, कि विकास किस क्षेत्र में होता है, तो हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में विकास हो रहा हो, फिर हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में विकास हो रहा हो। दो क्षेत्रों में विकास हो रहा है, दोनों में एक प्रकार से कि एक विकास के माध्यम से कोई दूसरा विकास भी प्रभावित हो रहा है। जैसे कि आपके अंदर मान लेते हैं कि संवेगात्मक विकास हो रहा है, उसी के साथ साथ आपका मेंटल विकास भी होना प्रारंभ हो जाए। तो मेंटल विकास यानी कि मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास हो सकता है एक दूसरे के क्या हो? कोऑपरेटिव हो, मतलब सहसंबंध हो, मतलब क्या हो? संपूरक हो एक दूसरे के। मतलब कि जब आपका मानसिक विकास हो रहा हो तब हो सकता है आपके मन में एक प्रकार से प्यार, घृणा या एक प्रकार तमाम सारी इमोशंस के विकास होने प्रारंभ हो जाएं। ठीक, समझ में आ रही बातें? तो यह होता है। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी कि कभी विकास की गति होती है तीव्र होती है, कभी धीमे होती है, इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में गतियाँ होती हैं। समझ में आ गई सारी बातें विकास के सिद्धांत की? आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा। अगर आप शुक्ला एचडी पॉइंट पे आ गए हैं तो एक प्रकार शुक्ला एचडी पॉइंट आपकी नैया भवसागर से उस पार उतारेगा।
यह आपको बातें पता है। इससे पहले एक मॉडल पेपर अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा, यह वीडियो देख लीजिएगा। एग्जाम्स में जाइएगा, एग्जाम्स के बाद में जो है पेपर देने के बाद आइएगा, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि हाँ सर कितना फंसा। और अभी हमारे पास 5-6 कमेंट 6-7 कमेंट आ चुके हैं। पेपर चल रहे हैं इस समय, किसी यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, उसके बच्चे हमारे पास कमेंट से समय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स हैं वह कर रहे हैं कि सर आपका बताया हुआ लगभग बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए उन्होंने बताया, और बताते हैं कि जो है लगभग मेरे जो है किसी के जो है 70%, किसी के 85%, किसी के 65%, किसी के 66%, किसी के 54%, मतलब जिस प्रकार से जो मेहनत करता है उसके परसेंट आते हैं। अब भाई जैसे कि हमने बताया विभिन्न व्यक्तियों का जो विकास होता है अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति एक बुद्धि का नहीं होता। तो आप भी पास कर सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। आगे देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या दिया हुआ है? इरिक इरिक्सन। इरिक इरिक्सन का विकास सिद्धांत क्या है? इरिक इरिक्सन का विकास सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक केवल त्रिभुज का ही सदस्य नहीं होता है, जो बालक माता पिता के योग्य से बनता है, मतलब कि जो बालक माता पिता के योग्य से बनता है, बल्कि वह एक व्यापक सामाजिक परिवेश का सदस्य होता है। कौन? बालक जो होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जो होता है केवल त्रिभुज का सदस्य नहीं होता। त्रिभुज मतलब होता है बालक माता पिता के योग से बनता है, मतलब माता पिता और बालक इन तीनों का त्रिभुज नहीं, मतलब किसी के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं होता। यह होता है सामाजिक परिवेश का सदस्य होता है। बालक क्या होता है? एक सामाजिक सदस्य और व्यापक सामाजिक सदस्य, यानी कि लंबा चौड़ा, ठीक, बहुत दूर तक सामाजिक विकास होता है बच्चे का। ऐसा नहीं कि उसके माता पिता के द्वारा ही किसी बच्चे का पूरा विकास किया जा सके, ठीक। चलिए, तो ऐसा त्रिभुज का सिद्धांत मतलब कि प्रकार से त्रिभुज का सदस्य नहीं होता। किसके अनुसार? तो इरिक इरिक्सन का विकास के सिद्धांत है। तो आपसे पूछेगा विकास का सिद्धांत जो है दिया, उसके अंतर्गत किसी बालक का त्रिभुज का, मतलब कोई बालक जो होता है त्रिभुज का ही सदस्य नहीं होता, मतलब कि बालक बालिका माता पिता के योग से नहीं बनता, बल्कि एक व्यापक सामाजिक परिवेश से बनता है। किसका कथन है? तो इरिक इरिक्सन का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चौथा नंबर प्रश्न देखें, फ्रायड का समलैंगिक सिद्धांत क्या है? फ्रायड एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और फ्रायड महोदय ने शिक्षा शास्त्र में भी योगदान दिया है, और इसमें भी आपका देखेंगे मनोविज्ञान में तो काफ़ी योगदान रहा ही है, क्योंकि मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन, इन सभी से कहीं ना कहीं पे देखेंगे तो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे होम साइंस भी कहीं ना कहीं पे आपका जो है संबंध रखता है मनोविज्ञान से। हर एक सब्जेक्ट में मनोविज्ञान आप देखेंगे, ठीक। और जो मनोवैज्ञानिक होंगे अपनी विचारधारा मनोविज्ञान में देंगे, और उसी विचारधाराओं को हम अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्रकार से पढ़ते रहते हैं। मतलब प्रकार वही होता है, लेकिन थोड़ा हो सकता है भाषा में थोड़ा डिफरेंस हो जाए, बस। आगे समझते हैं। तो फ्रायड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम शक्ति पाई जाती है। फ्रायड महोदय ने कहा समलैंगिक सिद्धांत के अंतर्गत बताया, तो कि समलैंगिक सिद्धांत किसका है? किसने दिया? ऑब्जेक्टिव बोलो, ध्यान रखिएगा। तो फ्रायड ने दिया। किसने दिया? फ्रायड महोदय ने दिया। कौन है फ्रायड? तो एक मनोविज्ञान शास्त्री हैं, ठीक। तो हर व्यक्ति के अंदर काम शक्ति पाई जाती है, जिसे लिबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबिडो। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत काम शक्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। किसके अनुसार? किसने बताया? फ्रायड ने बताया। लिबिडो जो होती है वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को जीवन प्रयत्न सक्रिय बनाए रखती है। तो लिबिडो क्या होती है? लिबिडो मतलब जो व्यक्ति को जीवन प्रयत्न सक्रिय बनाए रखती है, वह शक्ति कौन सी है? लिबिडो शक्ति, जो कि काम शक्ति होती है, ठीक। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है। यह काम शक्ति जीवन के प्रारंभ से ही बालक के अंदर पाई जाती है, जिसका प्रकाशन एवं प्रदर्शन वह भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में करता है। मतलब जो उसके अंदर लिबिडो नामक शक्ति पाई जाती है, वह बालक जो होता है अपनी शैशवावस्था में उसकी शक्ति का क्या प्रभाव, मतलब वैसे शैशवावस्था में उतना प्रभाव आप नहीं देखेंगे, वैसे बाल्यावस्था में देखेंगे क्या प्रभाव उसका होता है, और उसके बाद में जो है आपका किशोरावस्था में क्या प्रभाव आप देखेंगे, किशोरावस्था में अधिक मात्रा में। इसी प्रकार से आप जब प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो उसमें भी अधिक मात्रा में आप देखेंगे, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में, ठीक। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, मातृत्व की अनिवार्यताएं, मतलब अनिवार्य योग्यताएं क्या होती है? मातृत्व की अनिवार्य योग्यताएं। तो मातृत्व के लिए अनिवार्य योग्यताओं को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जैविक योग्यता, मतलब जैविकीय योग्यता। दूसरी मनोवैज्ञानिक योग्यता, मतलब मातृत्व मतलब अगर माता बनना है तो कैसी योग्यता चाहिए माता के लिए, क्या क्या चीज़ें। तो पहली बात जैविकीय योग्यता होनी चाहिए। जैविकीय मतलब शारीरिक रूप से ठीक ठाक हो। वही मनोवैज्ञानिक योग्यता मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक ठाक हो, मतलब मानसिक तमाम सारी चीज़ों को समझ सके वह हर एक मुद्दे को, ओके। हाँ, तो जैविकीय योग्यता होनी चाहिए। दूसरी क्या? मनोवैज्ञानिक योग्यता होनी चाहिए। और तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए भाई?
तीसरी योग्यता जो होनी चाहिए आर्थिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि पैसा और रुपया मन से ठीक ठाक सामाजिक बातों को समझ सके और उसकी शारीरिक चीज़ें समझ गई बातें। तो मातृत्व की अनिवार्य योग्यताएं क्या होती है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मातृत्व की अनिवार्य योग्यताएं हैं, ऑप्शन ए में देगा जैविक योग्यता, ऑप्शन बी में देगा मनोवैज्ञानिक योग्यता, ऑप्शन सी में देगा आर्थिक योग्यता। तो क्या होगा, और ऑप्शन डी में देगा ये सभी। तो क्या ये सभी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखो मेरे भाई, चलो। मातृकला एवं शिशु पालन से आप क्या समझते हैं, मातृकला और शिशु पालन से आप क्या समझते हैं। तो मातृकला पहले समझे, उसके बाद में शिशु पालन समझते हैं, यानी शिशु कल्याण समझते हैं। मातृकला वह विषय क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत मातृत्व संबंधी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। मातृत्व के महत्व को ध्यान से रखते हुए मातृत्व से संबंधित जो बहुपक्षीय ज्ञान होता है उनका व्यवस्थित रूप से हम अध्ययन करते हैं, यह होता है आपका मातृकला। वहीं बात करें शिशु कल्याण की, तो शिशु कल्याण वह विषय होता है, वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत शिशु के जन्म एवं उसके पालन पोषण संबंधी जो विभिन्न नियम होते हैं उन सभी आदि का व्यवस्थित अध्ययन हम करते हैं, वही शिशु कल्याण हो गया। आगे समझते हैं 17 नंबर प्रश्न देखें। स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग कौन कौन से होते हैं, इसको बताने का प्रयास करें। तो या भैया स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंगों में आपका गर्भाधान की दृष्टिकोण से 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं, 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला क्या होता है, गर्भाधान की दृष्टि से बात की जाए तो स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग के मतलब होते हैं 4 प्रकार के, मतलब 4 अंग होते हैं। पहला योनि, दूसरा गर्भाशय, तीसरा डिंब वाहिनियाँ और चौथा क्या होते हैं डिंब ग्रंथियाँ या फिर अंडाशय। तो अंडाशय यानी डिंब ग्रंथियाँ जिसको कहा जाता है, डिंब वाहिनियाँ मतलब कि जो शुक्राणुओं को, जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वह डिंब वाहिनियों के माध्यम से डिंब ग्रंथियों तक पहुँचते हैं, यानी अंडाशय तक पहुँचते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं पुरुष के जो है उसमें तो वो जो जाते हैं जब वहाँ पे अंडाशय में अंडाणु से मिलते हैं, उसके बाद में जो है एक प्रकार से शिशु का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वही गर्भाशय जो होता है जिसमें बच्चा रहता है वो गर्भाशय होता है, जिसके माध्यम से सारी संक्रियाएँ संपन्न होती हैं, उसको हम योनि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दों को समझने का प्रयास। सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने कि योनि का मुख्य जो है कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य जो होता है पुरुष के शिशन से शुक्ररस जो होता है तथा शुक्राणुओं को एकत्रित करना होता है। और पुरुष का जो शुक्ररस होता है इस मतलब इसी योनि मार्ग से क्या होता है गर्भाशय तक जाता है, जो हमने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया। मतलब इसके इस क्वेश्चन में हमने आपको इसको बता ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। डिंब ग्रंथियाँ क्या होती हैं, 19 नंबर प्रश्न देखें। डिंब ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इसका दूसरा नाम अंडाशय होता है। यह बादाम की गिरी के आकार की 2 संरचनाएं होती हैं इसमें, जो श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दाईं और बाईं ओर स्थित होती हैं। इनकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 2.2 सेंटीमीटर, व फिर गोलाई की बात की जाए तो 1.1 सेंटीमीटर की होती हैं। तो आपसे पूछेगा कि डिंब वाहिनियों की मतलब डिंब ग्रंथियों की जो लंबाई होती है वह कितने सेंटीमीटर की होती है। तो इसकी लंबाई 2.2 सेंटीमीटर की और जो गोलाई होती है 1.1 सेंटीमीटर की होती है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान से इसको पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बातचीत नहीं करना आप लोगों को, जो भी व्यक्ति बातचीत करेगा मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बातचीत होगी तुरंत ब्लॉक कर देंगे। मेरी निगाहें कमेंट सेक्शन यानी चैट सेक्शन पर बनी हुई है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके गुड इवनिंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग नए जुड़ रहे हैं। सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, मोनोपॉज किसे कहते हैं। मोनोपॉज किसे कहते हैं, जब स्त्री की आयु 40 से 50 वर्ष के मध्य हो जाती है तो उसका जो मासिक धर्म होता है वह बंद हो जाता है। इस स्थिति में मोनोपॉज मतलब इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोनोपॉज कहते हैं। मोनोपॉज के पश्चात गर्भधारण करने की संभावना जो होती है लगभग नहीं के बराबर होती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मोनोपॉज की अवस्था जो है कब हो जाती है, तो मोनोपॉज की अवस्था 40 से 50 वर्ष के बाद की अवस्था को मोनोपॉज की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मासिक धर्म वगैरह इत्यादि नहीं आते। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे समझते हैं 21 नंबर प्रश्न, मासिक धर्म यानी रजोधर्म क्या होता है, यानी मासिक धर्म चक्र क्या होता है, इसको समझाएं। उत्तर है आपका कि जब बालिका पूर्ण रूप से युवावस्था को प्राप्त हो जाती है, अर्थात बालिका की आयु 13 से लगभग 14 वर्ष हो जाती है, तो योनि में रक्त के समान लाल रंग का स्राव होता है, जो 3 से 4 दिन तक यह प्रक्रिया चलती है। यह रजोधर्म यानी 13 से 14 वर्ष की आयु से 40 से 50 वर्ष की आयु की स्त्री के बीच में होता रहता है। मासिक धर्म चक्र 28 अथवा 30 दिन का होता है। ठीक ध्यान रखेंगे, मतलब एक प्रकार से दूसरे बार फिर आता है, मतलब 3-4 दिनों तक यह प्रक्रिया चलती है, बाकी फिर से वही प्रक्रिया आपके 28 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद यह प्रक्रिया फिर से आने की प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये शायद आप लोगों को पता हो अगर जो लोग इससे जो है मतलब कि सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे देखते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। आगे समझते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निषेचन से आप क्या समझते हैं या समझती हैं।
निषेचन से आप क्या समझते हैं, समझती हैं? तो निषेचन से देखें समझे क्या होता है। शुक्राणु या नर युग्मक जो होते हैं, अंडाणु या मादा युग्मक जो होते हैं, उसके संलयन से युग्मज का निर्माण होता है। क्या? उसके संलयन से क्या होता है? युग्मजन जो है युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मज या फिर युग्मनज। ठीक, तो शुक्राणु जो होता है, नर का जो शुक्राणु होता है, जब स्त्री के अंडाणु के बीच में जो है प्रकार से संलयन होता है, मतलब मिलते हैं, तो युग्मज का निर्माण होता है। इसी निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी जो प्रक्रिया होती है, अर्थात शुक्राणु के, जो नर का शुक्राणु होता है, इसके अंडाणु यानी जो है अंडाणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन के नाम से जानते हैं। इस संपूर्ण क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक ही भाग लेता है, मतलब जो केवल केंद्रक भाग होता है उसी को लेता है, जबकि मादा युग्मक संपूर्ण रूप से भाग लेता है। इस क्रिया में माता व पिता के आनुवांशिक गुणों का मिलन होता है, जिससे आगे चल करके शैशवावस्था या बाल्यावस्था में बच्चों के जो आनुवांशिक जो देखते हैं कि जो पिताजी वैसे हैं, माताजी वैसी हैं, तो बच्चा वैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे समझते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, गर्भाधान से क्या आशय होता है? 23 नंबर प्रश्न, तो पुरुष के शुक्राणु तथा स्त्री के अंडाणु के निषेचन से नए जीव का निर्माण होता है। इस नए जीव का निर्माण ही क्या कहलाता है? गर्भाधान कहलाता है। स्त्री प्रजनन कोशिका अंडाणु एवं पुरुष प्रजनन कोशिका जो होती है शुक्राणु के परस्पर संयोग से गर्भाधान की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। समझ में आ गई बातें? आगे समझते हैं। अगला है आपके सामने 24 नंबर प्रश्न, बालक का लिंग या फिर संख्या निर्धारण कैसे करते हैं? तो लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? समस्त परिपक्व शुक्राणुओं में से आधे, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम तथा आधे यानी वायु क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि जो होते हैं दो शुक्राणु, मतलब 23 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें एक्स के कितने होते हैं? मतलब आधे होते हैं, और वाई भी आधे होते हैं। स्त्री परिपक्व कोशिकाओं में क्या होता है? पुरुष में क्या होता है भाई? पुरुष में क्या होता है? उसमें जो है एक्स वाई गुणसूत्र शायद होते हैं, उसमें क्या होता है? और स्त्रियों में एक्स एक्स क्रोमोसोम, मतलब कि एक्स और एक्स दोनों होते हैं, मतलब वाई नहीं होता है। तो ये जो है स्त्री परिपक्व कोशिकाओं में क्या होता है? केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि पुरुष का शुक्राणु एक्स यौन क्रोमोसोम से युक्त है और स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से संयोग करता है, अगर पुरुष, मतलब पुरुष के अंदर क्या पाया जाता है? एक्स वाई पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, और स्त्री के अंदर एक्स एक्स पाया जाता है। मान लेते हैं पुरुष का एक हम एक्स शुक्राणु ले लें, और जो है स्त्री का मान लेते हैं एक्स तो है ये है, और एक वाई पुरुष का तो बचा, मतलब एक्स हम क्या ले लें? एक मिनट रुकिएगा, फिर से एक बार समझा दें आपको, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो बाद में। समझे? यहाँ पर मान लेते हैं एक्स वाई जो होता है, या पुरुष का शुक्राणु होता है, एक्स वाई पुरुष का, और एक्स एक्स क्या होता है? ये महिला का होता है। अब यहाँ से एक्स शुक्राणु और ये पुरुष का जो है वाई शुक्राणु आपस में मिल जाए, मान लेते हैं ये मिल गए, तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स का निर्माण होगा। किसका? एक्स एक्स शुक्राणु का निर्माण होगा। अब ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? तो क्या होगा? लड़की का जन्म होगा, क्योंकि एक्स एक्स शुक्राणु जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? लड़की का जन्म होगा। समझ गए बातें? अगर मान लेते हैं फिर यही एक्स जो है पुरुष का एक दूसरा शुक्राणु एक्स मिल जाए, और भी स्त्री का दूसरा एक्स मिल जाए, तो भी लड़की का ही जन्म होगा। अगर मान लेते हैं पुरुष का वाई और लड़की, मतलब कि पुरुष का वाई जो है गुणसूत्र ये, और जो है स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिल जाए, तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई बन जाएगा। मतलब यहाँ पर लड़के होने की मतलब कि लड़का होगा तब, और क्या होगा यहाँ पर देखें, फिर वाई और दूसरा एक्स मिल जाएगा, तो भी क्या होगा? एक्स वाई यानी लड़का ही होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बातें? तो ये होता है आपका क्रोमोसोम का चक्कर। समझ में आ गई बातें? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर किंतु वाई क्रोमोसोम वाली शुक्राणु एक्स क्रोमोसोम से संयोग करते हैं तो लड़के का जन्म होता है। ठीक, बालक अकेला उत्पन्न होगा या एक से अधिक उत्पन्न होंगे, मतलब कि जुड़वा होंगे या फिर एक ही होगा उत्पन्न होंगे, यह महत्वपूर्ण तथ्य भी गर्भाधान के समय ही निर्धारित हो जाता है। संख्या निर्धारण कैसे होता है इसको समझें। संख्या निर्धारण, यदि निषेचित डिंब जो है दो भागों में बट जाता है तो दो अलग अलग शिशुओं का विकास होता है। यानी जब निषेचित जो डिंब होता है वह दो भागों में बट जाए तो दो शिशुओं का एक प्रकार से विकास होना प्रारंभ हो जाता है, कभी कभी 3 से 4 शिशुओं का भी विकास हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गर्भाधान के समय कौन सी स्थितियाँ निर्धारित होती हैं। तो गर्भाधान के समय मुख्य रूप से महत्वपूर्ण स्थितियाँ तय होती है, जैसे कि वंशानुक्रम होती हैं, कि गर्भाधान के समय ही स्थितियाँ निर्धारित की जाती हैं। मतलब कि वंशानुक्रम, यौन निर्धारण हो गया, बालकों की संख्या पता चल जाती है हमको, और ये वाला एक प्रकार से लड़का है कि लड़की, यह भी हम पता कर सकते हैं। वंशानुक्रम मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों वह कैसा होगा, किस प्रकार से उसको भी, और बालक का क्रम क्या होगा, कौन से क्रम का बालक। ठीक, आगे देखते हैं गर्भावस्था की पहचान कैसे की जाती है।
गर्भावस्था की पहचान कैसे की जाती है? गर्भावस्था की पहचान कुछ विशेष लक्षणों तथा संकेतों के माध्यम से हम कर सकते हैं। जिन तथ्यों को स्त्री स्वयं अनुभव कर सकती है वे लक्षण कहलाते हैं। मतलब गर्भावस्था की पहचान कैसे की जाती है? गर्भावस्था की पहचान कुछ विशेष लक्षणों तथा संकेतों के माध्यम से की जाती है, और वह लक्षण और जो आपके जो संकेत होते हैं वह स्त्री स्वयं अनुभव के माध्यम से पता कर सकती है। और इसी प्रकार से जो तथ्य जो होते हैं और वे लक्षण कहलाते हैं, जो तथ्य अनुभवी डॉक्टर परीक्षण के आधार पर प्राप्त करता है वे संकेत होते हैं। लक्षण कौन होते हैं? जो स्त्रियां अनुभव करती हैं वे लक्षण होते हैं, और जो डॉक्टर अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। समझ में आ गई बातें? सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आ रही तो फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा। सारे मुद्दों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं, चाहे वह जैसा भी कोई भी मुद्दा हो। क्योंकि आपके अगर प्रश्न पत्र में आ रहा है और मैं उसको शर्मा के ना बताऊं वो चीज़ें, तो वो भी एक प्रकार से दिक्कत ही आएगी कि सर ने बताया नहीं। अगर बता देता हूं तो कुछ लोग इसमें बीच में आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे समझते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखें। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, गर्भावस्था में होने वाले सामान्य कष्ट क्या होते हैं? तो गर्भावस्था में होने वाले सामान्य कष्ट निम्न प्रकार से। पहला तो जी मिचलाने लगता है, दूसरा बमन होता है, तीसरा क्या कलेजे में जलन होती है, चौथा मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, पांचवा टांगों में सूजन भी हो जाती है, छठवां कब्ज होना प्रारंभ हो जाता है, सातवां पीठ में दर्द होता है, और इसी प्रकार से निद्रा में कमी भी आ जाती है इस समय। ठीक, तो ये सब गर्भावस्था में होने वाले कष्ट होते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो आप बता लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपसे पूछेगा गर्भावस्था में होने वाले समान कष्ट हैं, आपको ऑप्शन ए में देगा जी में चलाना, बी ऑप्शन देगा वमन होना, सी ऑप्शन देगा कलेजी में जलन होना, आपको डी में देगा। ये सभी वही करेक्ट होगा। आगे समझते हैं 28 नंबर प्रश्न। ए क्या दिया हुआ है? एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होती है? एक्टोपिक गर्भावस्था क्या होती है, यानी कि अस्थानिक गर्भधारण क्या होता है? तो गर्भावस्था का एक जटिल रूप होता है यह। इसमें गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? भ्रूण जो होता है, यानी कि जो बच्चा होता है छोटा सा, उसी को भ्रूण कहा जाता है। जब पैदा ना हुआ हो बच्चा, उसी को हम भ्रूण कहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण गर्भावस्था मतलब गर्भाशय गुहा के बाहर ही प्रत्यारोपित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब गर्भ अपने स्थान से हट करके अन्य कहीं पर स्थापित हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? अस्थानिक गर्भ उसी को हम कहते हैं। मतलब कि उसका स्थान क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। जहाँ पर जैसे गर्भाशय में बच्चा है और वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर खिसक जाए थोड़ा सा, तो उसी को क्या कहते हैं हम? जो है एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में अस्थानिक गर्भावस्था कहते हैं। अस्थानिक गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है और बहुत अधिक जो है खून का बहना हो जाता है, मतलब कि रक्तस्राव होने लगता है। तो ऐसे में तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए महिलाओं को, या फिर आपको अपने पति देव या फिर जो भी हैं आपके पास उनसे बता देना चाहिए। और बताने के बाद में क्या होना चाहिए? बताने के बाद में वो डॉक्टर से संपर्क करें। और एक प्रकार से इसमें महिला की जान का भी जोखिम हो सकता है, तो ऐसे में इसमें बिल्कुल भी लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं होती है। 29 नंबर प्रश्न देखें। गर्भपात से आप क्या समझते हैं? गर्भाधान के पश्चात 24 से 28 सप्ताह की अवधि में गर्भ को समाप्त करने के उपयोग में एक प्रकार से लाए जाने वाला जो शब्द होता है उसी को हम गर्भपात कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भपात कहते हैं, यानी कि जो अबॉर्शन होता है उसी को हम यह कहते हैं। इस अवधि में भ्रूण में जीवन नहीं होता है। गर्भपात कभी कभी क्या होता है? अपने आप भी हो जाता है, और अपने आप जो गर्भपात हो जाता है यानी बच्चा जो है एक प्रकार से वो विफल हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विफल प्रयास कहते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई। आगे समझते। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 30वां नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में विषाक्तता के क्या कारण होते हैं? तो इस अवस्था में निम्नलिखित भयानक परिणाम होते हैं, जैसे कि जन्म से पूर्व शिशु की मृत्यु हो जाती है। जो है गर्भावस्था में अगर विषाक्तता हो जाए तो वही जो है एक प्रकार से माता का गर्भ क्षेपण मतलब कि गर्भ एक प्रकार से प्रेक्षण हो जाता है। और इसी प्रकार से गर्भ प्रेक्षण का अर्थ होता है कि गर्भवती स्त्री जो होती है कि मांसपेशियां जो होती है उसका विकृत रूप में विकसित हो जाना। मतलब जो मांसपेशियां होती है वह थोड़ा फूल जाती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाती है उसमें। और गुर्दे का संक्रमण मतलब गुर्दे का संक्रमण नामक भी रोग हो जाता है, मतलब गुर्दे में संक्रमण भी हो जाता है। आरक्तता होना, तमाम प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसे में गर्भावस्था में विषाक्तता के बड़े एक प्रकार से दूसरे परिणाम होते हैं, मतलब कि कठिन परिणाम होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके सामने? अगला प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। सभी लोग 31 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर क्या होता है?
इसके द्वारा खून में हीमोग्लोबिन की बीमारियों को ज्ञात किया जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जो है हीमोग्लोबिन मतलब खून में हीमोग्लोबिन की बीमारियों को ज्ञात किससे किया जाता है? RH फैक्टर से। यदि शिशु में खून में जो है लाल कणिकाओं का उच्च अनुपात होता है, यानी कि जो RBC होती हैं और उच्च अनुपात में होती हैं, तो हीमोग्लोबिन का निम्न अनुपात होता है। अगर जो है लाल रक्त कणिकाएँ जो है यानी कि RBC अधिक है, RBC अधिक हुई मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो रक्त को मतलब परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जिससे उसे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? RH समूह को ज्ञात किया जाता है, जिससे मतलब उसमें RH फैक्टर को हम ज्ञात करते हैं, RH समूह को ज्ञात करते हैं। ठीक, उस खून में कितना RH फैक्टर है। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, भ्रूणावस्था क्या होती है? भ्रूणावस्था गर्भकाल की इस अवस्था की अवधि 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती रहती है। इस अवधि में भ्रूण में विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तथा अंतिम अवधि में भ्रूण की शक्ल मानव आकृति जैसे होने लगती है तथा शरीर के मुख्य अंग भी बन जाते हैं। यह होती है भ्रूणावस्था आपकी। आगे देखते हैं रक्तताल्पता क्या होता है? एक प्रकार से रोग होता है रक्तताल्पता। जब गर्भावस्था के दौरान रक्त की लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 10 ग्राम कम हो जाती है, तब रक्तताल्पता हो जाती है। रक्तताल्पता की सामान्य स्थिति में शारीरिक समायोजन गर्भावस्था में मेटाबॉलिक डिमांड में वृद्धि कर देते हैं। रक्त में लौह लवण और तथा फोलिक एसिड इसकी कमी हो जाती है। रक्तताल्पता की स्थिति में गर्भावस्थी स्त्री जो होती है तथा जो शिशु होता है उसके जीवन को खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था में रक्तताल्पता में वृद्धि हो जाती है और इसी प्रकार से रक्तताल्पता की स्थिति में सूजन भी आ सकती है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है रक्तताल्पता में क्या हो जाता है? तो सूजन भी आ सकती है। इसी प्रकार से गर्भावस्था के दौरान कौन सा रोग हो सकता है मुख्य रूप से? तो रक्तताल्पता विशेष रूप से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। एनीमिया के प्रकार कौन कौन से? एनीमिया भी एक प्रकार से जो है रोग का है और एनीमिया के 7 प्रकार आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वालों पूछेगा कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है? एनीमिया 7 प्रकार के होते हैं। एनीमिया रोग होता है, एक प्रकार से रोग के लक्षण होते हैं। पहला आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है पहला। दूसरा क्या होता है? थैलेसीमिया। तीसरा क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया। और चौथा क्या होता है? सिकिल सेल एनीमिया। और इसके अंदर पांचवा क्या होता है? हीमोलिक एनीमिया। और छठवा क्या होता है? पर्सिसियस एनीमिया। और सातवां आपका होता है फैंकोनी एनीमिया। तो ये एनीमिया रट लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न। ठीक, ध्यान रखें कौन कौन सी एनीमिया हमने आपके सामने पढ़ दिया। इसको एक बार से फिर से दोबारा अगर वीडियो देखनी होगी देख लीजिएगा। PDF वगैरह जो होगी हमने आज सभी सब्जेक्ट की PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। इसकी भी 2-3 दिन में हम अपलोड कर देंगे, 2 दिनों के अंतर्गत। ठीक, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, जन्म की प्रक्रिया के प्रकार। क्या जन्म की प्रक्रिया के प्रकार या प्रसव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जन्म लेने के प्रकार निम्नलिखित है। पहली तो प्राकृतिक या फिर सामान्य जन्म हो जाए, प्राकृतिक रूप से जन्म हो जाए या फिर सामान्य रूप से जन्म हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक जन्म कहते हैं बच्चे का। वहीं दूसरा हो जाए औजार की सहायता से जन्म करवाया जाए, औजार की सहायता से अगर जन्म हो जाता है बच्चे का तो वह औजार की सहायता से जन्म होगा। तीसरा प्रकार क्या होता है जन्म करवाने का? उल्टा या जो है ब्रीच जन्म हो जाए। क्या? उल्टा या फिर ब्रीच जन्म हो जाए। चौथा क्या हो जाता है? आंडा जन्म हो जाए। पांचवा क्या हो जाए? शल्य क्रिया के द्वारा जन्म हो जाए। शल्य क्रिया मतलब होता है कि आप जो है जो इस समय चल रहा है ऑपरेशन वाला। छठवा क्या हो गया? फॉट सेम्प जन्म। ठीक, तो ये प्रकार के 5-6 प्रकार के जन्म है एक प्रकार से आपके जो है इस समय प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई। 36 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव किसे कहा जाता है? गर्भावस्था के पश्चात जो है माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित शिशु के बाहर आने की प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। अर्थात बच्चे की जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। इस प्रक्रिया में जब अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह या फिर 280 दिन के बाद, 40 सप्ताह रजोधर्म के मानी जब अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह या फिर 280 दिन के बाद तक गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है, तब परिपक्व होने पर गर्भ कुछ जो है हार्मोनल संकेत देता है। ठीक, आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, सिजेरियन प्रसव कैसे होता है? सिजेरियन प्रसव क्या होता है? इस प्रकार के प्रसव में शिशु का जन्म माता के जनन अंगों से ना होकर के पेट का ऑपरेशन करके कराया जाता है। इसी प्रकार के शिशुओं को सिजेरियन जो है प्रसव कहते हैं। सिजेरियन जन्म, ऐसे जो ऑपरेशन वाला जो जन्म होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्रकार से कैसे होते हैं? वो कौन सी प्रक्रिया है? सिजेरियन प्रसव होता है वह। आगे देखते हैं स्तनपान से क्या लाभ होते हैं? स्तनपान के क्या क्या लाभ होते हैं?
माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। स्तनपान के लिए शिशु एवं माता के बीच या फिर माँ के बीच एक भावात्मक संबंध बनता है। माँ के दूध में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। माँ का दूध शिशु को अनेक संक्रामक रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से माता का दूध सबसे पौष्टिक एवं सबसे एक प्रकार से बुद्धिमत्ता देने वाला दुग्ध माना जाता है। ठीक, ध्यान रखें, इसलिए स्तनपान कराना जरूरी होता है स्त्रियों को। 39 नंबर प्रश्न देखें, और जब भी स्तनपान करवाएं तो फिर एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ करके पिलाएं, ताकि किससे क्या होगा, इससे मेरे प्यारे दोस्त होता यह है इससे कि जो रीढ़ की हड्डी होती है दिमाग से संतुलन सीधा बनाए रखती है। इस प्रकार से दिमागी चीज़ें जो आप कहते हैं कि अनुवांशिक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर कर माता पिता के, तो जो बच्चे को ऐसे दूध पिलाएंगे तो उससे जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए चाहिए होती है, बच्चा पढ़ने में तेज होगा। शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं या समझती हैं? शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, शरीर का भार, शरीर का अनुपात कितना होगा, अस्थियों का विकास यानी हड्डियों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अवयव यानी आंतरिक जितने आपके अंग हैं उनका विकास, स्नायु प्रणाली और उसके बाद में शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन, इन सभी मतलब अध्ययन इसी के अंतर्गत है। शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। शारीरिक विकास में आपके तमाम सारे अंगों का विकास, तमाम सारी चीज़ों का विकास होता है। आगे समझते हैं, शारीरिक विकास की विशेषताएँ बताइए। शारीरिक विकास की विशेषताएं बताइए। शारीरिक विकास की विशेषताएं बताइए। शारीरिक विकास की निम्न विशेषताएं होती। पहली विशेषता, शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। मतलब शारीरिक विकास जो होता है शैशवावस्था में अलग, और बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग और प्रौढ़ावस्था में अलग अलग प्रकार से होती है। वहीं शारीरिक विकास को लैंगिक भिन्नता भी प्रभावित करती है। शारीरिक विकास को क्या, लैंगिक भिन्नता भी प्रभावित करती है। जैसे स्त्रियों में स्तनपान या फिर एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ों का मतलब नितंबों का बढ़ना, इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जबकि पुरुषों में देखेंगे तो जो है दाढ़ी मूंछ वगैरह आना प्रारंभ हो जाता है, और आवाज़ में एक प्रकार से स्त्रियों के पतलापन मतलब लड़कियों में पतलापन होने प्रारंभ हो जाते हैं, लड़कों में एक प्रकार से उनकी बाड़ी थोड़ी मोटी होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये सब क्या होता है, शारीरिक विकास की विशेषताएं होती हैं। तीसरा क्या, शारीरिक अभिवृद्धि एवं विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं। कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ने में तेज है, कोई कम पढ़ने में तेज है, या किसी प्रकार से किसी की चीज़ शारीरिक विकास ठीक ठाक है, किसी का शारीरिक विकास सही हो पा रहा है। कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा, किसी की फेस कटिंग ठीक ठाक है, किसी की फेस कटिंग नहीं ठीक है। कोई ऐश्वर्या राय जैसे दिख रहा है, कोई एक प्रकार से जो है किसी की तरह नहीं दिख पा रहा है, एक प्रकार से चुड़ैल जैसे दिख रहा है, या कोई एक प्रकार से मान लेते हैं कि शाहरुख खान जैसे दिख रहा है स्मार्ट, या कोई एक प्रकार से मान लेते हैं कि अमरीश पुरी बाबू साहब जैसे दिख रहा है। तो तमाम प्रकार के, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बुरा है, या मेरे कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति या किसी पर टिप्पणी करना, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई बहुत अच्छा हो जाता है, कोई बहुत बेकार हो जाता है, कोई सामान्य होता है, कोई बहुत अच्छे से भी अच्छा होता है, किसी के मन अच्छे होते तो किसी का शरीर अच्छा होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है। आगे देखो, तो शारीरिक विकास में भाई शरीर भी अच्छा, शरीर ही अच्छा तो उसी को हम अच्छा बोलेंगे। आगे समझते हैं। 41 नंबर है कि आहार और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आहार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आहार के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आहार हमारी सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपादित कर होती है। आहार से आहार जो होता है हमारे शरीर का एक क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। आहार से हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है, तथा शरीर क्या होता है, सुगठित और सुडौल बना रहता है आहार करने से। बस 42 नंबर प्रश्न देखें, आधारीय भोज समूह के चतुर्थ समूह में किन किन तत्वों को रखा गया है? तो इस समूह में भोज पदार्थों में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमीन, मतलब राइबोफ्लेविन आदि तत्व उपस्थित होते हैं। उम्र के व्यक्तियों के लिए इसे ग्रहण करना आवश्यक होता है। दूध, दही, पनीर, खोवा, दूध पाउडर आदि इस समूह के उदाहरण होते हैं। आधारीय भोज समूह में चतुर्थ समूह होता है, उसमें सब शामिल होते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखो, आधारीय भोज समूह के सप्तम समूह में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं? तो इस समूह में चर्बी युक्त भोज पदार्थ सम्मिलित हैं। तो सप्तम समूह में क्या है भैया, चर्बी युक्त भोज पदार्थ होता है। ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान सुनिएगा, सप्तम समूह में चर्बी युक्त भोज पदार्थ को रखा गया है। चतुर्थ समूह में किसको रखा गया है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमीन, राइबोग्लोबिन, जो जिन भोज पदार्थों में ये सब उपस्थित होते हैं उनको रखा गया, जैसे कि दूध, पनीर, खोवा, दूध पाउडर हो गया आपका, ये सारी चीज़ें, ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे अब यहाँ पर सप्तम समूह में देखो आप, जैसे कि बात की जाए जो है इसके अंतर्गत घी, तेल, मक्खन ये सब भी आते हैं, जो कि वसा ऊर्जा के उत्तम स्रोत होते हैं। भारतीय भोजन बनाने की विधियों में जो है इनका अनेक प्रयोग किया जाता है, आवश्यक होता है, अतः इनका प्रयोग प्रत्येक भोजन के साथ हो जाता है। इसकी मात्रा पर नियंत्रण आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 44 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। 44 नंबर प्रश्न,
44 नंबर प्रश्न देखिए। हाँ भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दी। टेलीग्राम पर लिंक मैं दे दूंगा इसकी, सॉरी मतलब कि PDF दे दूंगा। ओके, एक मिनट रुकिए, पानी पी लो, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गयात्मक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला 44 नंबर प्रश्न देखें सभी लोग। गयात्मक विकास के सिद्धांत, गयात्मक विकास के सिद्धांत बताइए। तो बालक के क्रियात्मक और गयात्मक विकास निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला, क्रियात्मक विकास नाड़ी व मांसपेशियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्या क्रियात्मक विकास जो होता है नाड़ी और मांसपेशियों की परिपक्वता, किस प्रकार से आपकी नाड़ी मजबूत हो रही है, मांसपेशियां हो रही हैं, उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है क्रियात्मक विकास कि आप कितना काम करेंगे, कितना क्या चीज़ें करेंगे, आप किस प्रकार से आपका जो चाल चलन होगा, मतलब चाल चलन की बात नहीं, वो चाल चलन नहीं, मतलब किस प्रकार से आपके अंदर ऊर्जा होगी या किस प्रकार से आप कौन सा कार्य करने में सक्षम होंगे, कौन से नहीं, ये सब आपकी नाड़ी और मांसपेशियों पर निर्भर करता है। और दूसरा, क्रियात्मक विकास की दर में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। आप देखेंगे किसी की क्रियात्मक ये जो है एक प्रकार से ऊर्जा अधिक है, किसी की कम है, किसी की कोई अच्छा तेज कार्य करता है, कोई धीरे कार्य करता है, इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें। और तीसरा है आपका कौशल मतलब क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। तो कौशलों का सीखना तब तक असंभव है जब तक बालक परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हो जाता है। तो जब तक बालक परिपक्वता से तैयार नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। क्रियात्मक विकास हेतु नियम स्थापित करना संभव होता है। क्या क्रियात्मक विकास हेतु नियम स्थापित करना क्या होता है, संभव होता है, नियम स्थापित करना संभव होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो क्या गयात्मक विकास या फिर क्रियात्मक विकास क्या होता है, दोनों एक ही बातें होती है। आपसे एग्जाम से पूछे गयात्मक विकास को और किस नाम से जाना आता है, तो क्रियात्मक विकास के नाम से भी हम जान सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रत्येक समाज में दो प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं, इनमें सहयोगी और एक होती है असहयोगी, एक होती है सहयोगी। तो असहयोगी और सहयोगी दो प्रकार की क्या होती है, किसी समाज में शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं, दूसरे के साथ हमारे संपर्क या तो संगठनात्मक होते हैं, तो संगठन में हम जुड़े हुए होते हैं, या तो विघटनात्मक, या तो हमको देखकर कोई जलेगा तो हमको देख करके कोई खुश होगा। दो ही प्रकार के जो है होते हैं, या फिर एक ऐसे होते हैं कि जो एक प्रकार से उदासीन है। लेकिन यहाँ पर संगठनात्मक, या तो फिर आप भाई जो है किसी को देख करके, या फिर आप किसी से अच्छे मेल रहेंगे, कोई आपका मित्र है तो कोई शत्रु है। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। इन शक्तियों के द्वारा व्यक्ति और समूहों में क्या होती है, अंतर क्रियाएँ होती हैं। ये परस्पर व्यक्ति के बीच में आपस में बातचीत हो गई, तमाम प्रकार की क्रियाएँ हो गई, या समूहों के बीच में एक समूह के दूसरे समूह के प्रति, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक जो है एक प्रकार समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें। ठीक, इसी के द्वारा सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। पारस्परिक संपर्क की इस प्रक्रिया को ही हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और जब इसी जाल में तमाम प्रकार की क्रिया प्रक्रियाएं होती तो इसी को हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। संबंधों में संबंधों के माध्यम से हमारे और भी आपके बीच में क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, और इसी प्रकार की प्रक्रिया को हम सामाजिक प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखें। 46 नंबर प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। व्यक्तित्व विकास में विद्यालय का बहुत अधिक योगदान होता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय में खेल समूह अथवा टोली का निर्माण भी कर लेते हैं। किस समूह में, बाल्यावस्था में। आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि बालक विद्यालय में किस अवस्था में खेल समूह या फिर टोली का निर्माण कर लेते हैं, तो बाल्यावस्था में, और वे टोली के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसके साथ ही बालक विरोध करना भी सीख जाता है, संघर्ष करना भी यानी स्ट्रगल करना भी सीख सकता है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन वगैरह भी कर सकता है। इन आदि का मुकाबला आक्रामक ढंग से करना सीखना प्रारंभ कर देता है। किसमें, बाल्यावस्था में ही। बालक में नैतिक पक्ष यानी बालक में नैतिक पक्ष का विकास प्रारंभ हो जाता है इसी समय, और साथ ही साथ बालक में खान पान और वस्त्र संबंधी रुचियां बदलने लगती हैं। रुचियां बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, अंगूठा चूसना। बचपन में बालक द्वारा अंगूठा चूसना एक साधारण क्रिया होती है। अंगूठा चूसने से बालक को बड़ी शांति मिलती है। प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि जो बालक बोतल का दूध पीते हैं वे माता का दूध पीने वाले बालकों की अपेक्षा आमतौर पर अंगूठा चूसते रहते हैं।
मतलब बोतल का दूध जो पीते हैं, यानी जो निप्पल कहते हैं, तो निप्पल का जो दूध जो पीते हैं, तो जो बोतल का दूध पीने वाले व्यक्ति होते हैं, निप्पल का दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं, वो जो माता की दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनकी अपेक्षा आमतौर पर ज़्यादा अंगूठा चूसते हैं। तो अंगूठा वही बच्चे चूसते हैं अधिक मात्रा में जो कि निप्पल का दूध या फिर बोतल का दूध पीते हैं। समझ में आ गई बातें? आगे चलते हैं। क्योंकि उनको माता के जो है स्तन चूसने से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। यदि 2 से, यहाँ पर देखिए शोध के मुताबिक क्या बातें पता चली कि यदि 2 से ढाई साल तक बालक अंगूठा चूसता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर 2 से ढाई साल तक का बालक जो है अंगूठा चूसता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, परंतु इसके बाद अगर वह बालक यही क्रिया निरंतर जारी रखता है तो यह एक प्रकार से उसके असंतुलित व्यवहार का प्रतीक है। मतलब उसका व्यवहार ठीक नहीं, वह एक प्रकार से दूसरे तरीके से, मतलब कि वह ठीक ठाक नहीं माना जाएगा, और एक प्रकार से वह समाज में भी और एक प्रकार से देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। 2-2.5 साल तक कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाद में वह प्रॉब्लम में आ सकती है। उसको आपको दिखाने की आवश्यकता होती है क्योंकि वह हैबिचुअल, उसकी आदत बन जाती है, यानी हैबिचुअल फैक्ट हो जाता है वह। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बालक में बिस्तर भिगोने के क्या कारण हैं? बालक में बिस्तर भिगोने के क्या कारण होते हैं? तो बिस्तर भिगोने के कारण कोई निश्चित रूप, मतलब कि इसका कोई निश्चित रूप नहीं जानता है। इस संबंध में कोई शारीरिक दोष हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दे या मूत्र प्रणाली में दोष होना, या इस प्रकार के कारण कुछ ही बालकों में होते हैं, जो कि एक प्रकार से बात की जाए बालकों में होते हैं, जो कुछ लोगों का विश्वास है कि संवेगात्मक समस्या एवं तनाव के कारण बालक बिस्तर भिगोता है। सत्य भी है कि जिन बालकों में संवेगात्मक तनाव होता है वह बिस्तर अधिक भिगोते हैं। मतलब एक प्रकार से मूत्र विसर्जन वह बिस्तर पर ही कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मूत्र विसर्जन हो रहा है। रात्रि वगैरह में आप सोते हैं, मतलब कि आप नहीं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं सोते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विशिष्ट बालक का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट बालक कौन होते हैं? तो विशिष्ट बालक में वे बालक होते हैं, विशिष्ट बालक, जिनकी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक अथवा संवेगात्मक विशेषताएं जो होती हैं अधिकांश बालकों से इस रूप में अलग हो या भिन्न हो, जिनसे उन्हें अपनी अधिगम क्षमता के अनुसार विकास हेतु विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। मतलब विशिष्ट बालक मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तेज हो पढ़ने में, या हर एक चीज़ में वो तेज हो, हर एक चीज़ करने में जो बालक तेज होते हैं उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। मतलब उनकी अधिगम यानी सीखने की जो तीव्रता है वह अधिक मात्रा में वह जल्दी सीख लेते हैं छोटे बालकों की अपेक्षा, या फिर अन्य बालकों की अपेक्षा, या और तमाम सारे बालकों की अपेक्षा। ऐसे बालक जो जल्दी सीख लेते हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों अन्य और तमाम प्रकार की चीज़ें जो जल्दी कर लेते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एक प्रकार से प्रतिभाशाली बालक या फिर विशिष्ट बालक कहते हैं, कि वह अलग है, विशिष्ट है सभी से। 50 नंबर प्रश्न देखिए, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण कीजिए। विशिष्ट बालकों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। विशिष्ट बालकों में जैसे कि जो कुछ अलग प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हीं को विशिष्ट प्रकार का बालक कहते हैं। जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं, चाहे वह मेरे पास दोस्तों पिछड़े बालक हो और चाहे वह सबसे आगे वाले बालक हो। जैसे पहले तो प्रतिभाशाली बालक यानी जो पढ़ने में खूब ठीक ठाक हो, प्रतिभा संपन्न हो, उसको भी हम रखते हैं किसके अंतर्गत? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। दूसरे हुए बालक यानी जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको भी इसी में रखते हैं। मंद बुद्धि बालक ये भी सबसे अलग होते हैं। पिछड़ा बालक, मानसमंद बालक भी किसी को कहते हैं। मंद बुद्धि बालक को हम क्या कहते हैं? मानसमंद बालक भी कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा मानसमंद बालक किसे कहते हैं, तो मंद बुद्धि बालक को कहते हैं। और आपसे पूछेगा विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, तो लगभग 6 प्रकार के विशिष्ट बालक या तमाम और कई प्रकार के बालक होते हैं। जैसे उनमें हमने बताया आपको कि प्रतिभाशाली बालक पहला, दूसरा बताया पिछड़ा बालक, तीसरा बताया मंद बुद्धि या फिर मानसमंद बालक जिनकी बुद्धि कम काम करे। चौथे है आपके विकलांग बालक जो कि दूसरों से अलग होते हैं। विकलांग शब्द अब जो है बैन हो चुका है, अब यहाँ पर दिव्यांग शब्द ठीक ठाक रहेगा। ठीक, दिव्यांग बालक जो होते हैं वह मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, विकलांग को मैं मिटा दूं, दिव्यांग यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। दिव्यांग बालक जो होते हैं वह भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। वहीं रहस्यात्मक बालक की एक प्रकार से समस्यात्मक बालक मतलब कि जो प्रकार समस्याग्रस्त बालक हों तो ऐसे बालक, ठीक है, अभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अपराधी बालक मतलब कि जो सामान्य लोगों से, ऐसे बालक जो सामान्य लोगों से भिन्न हो यानी अलग हो, उन्हीं को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। तो ये सारे के सारे लोग अलग होते हैं। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न, पिछड़े बालकों से आपका क्या अभिप्राय, मतलब क्या मतलब होता है, आशय क्या है? तो पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी उसे समझ नहीं पाते और औसत बालकों की भांति कार्य नहीं कर पाते। मतलब जैसे सामान्य बालक करते हैं, सभी लोग करते हैं, वैसे वह बालक न कर पाए। ऐसे उसको बताया जाए 2-3 बार कोई चीज़ करने को और वह ना कर पाए, बाकी सारे बालक कर लें, तो वह एक प्रकार से कैसा बालक है? पिछड़ा बालक है।
आगे देखते हैं, क्लास में होते हैं 4-6 लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम से गोगे होते हैं, मतलब गोगा बेदा होते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या बता रहे हैं गुरुजी, क्या समझ रहे हैं। हर एक क्लास में होते हैं, कोई ऐसा नहीं, हर एक क्लास में होते हैं। जो ऑफलाइन की क्लासें होती है उसमें एक आध मतलब कि आप जो है स्कूल में अगर पढ़ाए हो कभी आप मैडम या फिर सर, कोई इसमें वीडियो, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अपने घर पे कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसमें कोचिंग में कुछ बच्चे होते हैं जो तेज़ होते हैं पढ़ने में। जो बच्चा तेज़ होगा वह चंचल बहुत होगा, वह शरारत भी करेगा, जितना तेज़ होगा उतने शरारत किसी बच्चे में होगी, ध्यान रखिए इस बात को, ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। समस्यात्मक बालक पद का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के वर्णन के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ठीक, वह समस्यात्मक बालक होते हैं। कैसे बालक? उन बालकों के वर्णन के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य हो, गंभीर रूप से, उसी को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। 53 नंबर है, मंद बुद्धि बालक से क्या मतलब होता है। मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं? मंद बुद्धि बालक वही बालक होते हैं जिनकी सूझ, ग्रहता, तर्क शक्ति, मतलब अवधान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, सामान्य बालकों से क्या होती, कम होती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। मंद मतलब होता है धीमी बुद्धि के बालक, मतलब कि जैसे कि अगर मान लेते हैं निरहु, गुरहु और मगरे 3 बालक हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनको एक बार बता दो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन वही बातें बता दो जो है किसी को, एक दूसरे लोगों को, वह बातें मगरे नहीं समझ पाता, तो मगरे क्या है, एक प्रकार से मंद बुद्धि का बालक है। आगे समझते हैं, पिछड़े बालकों की जो है शिक्षा की किस प्रकार होनी चाहिए जिससे वह आगे बढ़ सके। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बातों पर अगर हम ध्यान दे दें तो पिछड़े बालकों को हम आगे बढ़ा सकते हैं और औसत बालकों की श्रेणी में ला सकते हैं। पहला क्या, शारीरिक दोषों का उपचार, अगर उनके शरीर में कोई दोष है तो उसका उपचार किया जाए। दूसरा, आर्थिक सहायता, अगर उनको कम मिल पा रही तो आर्थिक रूप से सहायता उनको दी जाए। अगर वातावरण का प्रभाव, मतलब उनका वातावरण सही तरीके से नहीं है, वह ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पर सही तरीके से हर एक मुद्दे क्लियर नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में उनके वातावरण को भी अच्छा बदला जाए। वहीं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम रखा जाए, मतलब सिलेबस उनके लिए अलग रखा जाए, विशेष तरीके से बनाया जाए उसको। वहीं 5वां, विशेष शिक्षण पद्धतियों का भी उनको पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक, नए नए प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाए। जैसे मान लेते हैं, अगर वह, मैं जैसे या बता रहा हूँ आपको, तो मान लेते कोई बात जैसे बीच में बता दूँ आपको कोई बातें बीच की, अगर वह बात आप समझ ले, या फिर यही बातें मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ, लिखा है सब उसको बता रहा हूँ, अगर यही बातें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ, प्रैक्टिकल करके, तो हो सकता है ऐसी पद्धति का प्रयोग करें जो कि उसको तुरंत समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, पद्धतियों का प्रयोग करें, और साथ ही साथ योग अध्यापकों की नियुक्ति करवाई जाए जो कि मनोविज्ञान पढ़े हुए हों। ऐसे बालकों को बुलाएं जो कि मनोविज्ञान पढ़े हुए हों सही तरीके से। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, विकलांग बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो विकलांग बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपंग बालकों की शिक्षा, विकलांग बालकों की शिक्षा यानी जो है जो दिव्यांग बालक होते हैं, दिव्यांग बालकों की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है पहला मुद्दा यहाँ पर दिया है अपंग बालकों की शिक्षा, उनके लिए जो है अपंग बालकों की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। वहीं अंधे, मतलब अंधे और अर्ध जो अंधे हैं, मतलब आधे अंधे हैं या फिर एक आँख उनकी अंधी है या पूरे यानी दोनों आँखों से अंधे हैं, उनके बालकों की शिक्षा दी जाए। वहीं बहरे और अर्ध बहरे बालकों की शिक्षा, और दोष युक्त जो है एक प्रकार से दोष युक्त वाली वाणी वाले बालकों को की शिक्षा, ये सभी की शिक्षाओं को एक प्रकार से उनको दी जानी चाहिए, उनको अलग अलग प्रकार से सारी चीज़ें समझानी चाहिए। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, आप देखें 56 नंबर प्रश्न, अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होता है। अपराध तथा बाल अपराध में अंतर आप देख सकते हैं ऐसे, क्या अंतर होता है। बाल अपराधी इसको हमने सोशियोलॉजी में आपको विस्तार समझा दिया है। अपराधी जो होता है वह बड़ा आदमी होता है, छोटा अपराध जो बालक होता है वह बाल अपराधी होता है। बाल अपराध जो किया जाता है वह उसके कई कारण होते हैं। अब मान लेते हैं आपको बचपन में पैसा ना मिले तो आप मम्मी का एक प्रकार से पैसा जा करके पर्स में हाथ डाल दें और पैसा चुरा ले, धीरे धीरे आपका मन बढ़ता गया और आप अलग चोरी करने लगे। ये सारी चीज़ें मतलब कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बालक अधिक मात्रा में चोरी वगैरह करता है, लेकिन यह अपराध करता है। लेकिन जो अब के बड़े वाले अपराधी होते हैं वह एक प्रकार से उसके लिए एक प्रकार से प्लानिंग करते हैं। बच्चे प्लानिंग करके नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं प्लानिंग करते हैं। समझिए इसको, अधिकतम आयु वाले 16 वर्ष तक मानी गई है, मतलब बच्चों का जो आयु होती है 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उससे नीचे, उन्हीं को हम बाल अपराध कहेंगे। जबकि अपराध वयस्क व्यक्तियों द्वारा किया गया कानूनी जो है विरोधी कार्य होता है। कानून विरोधी कार्य ऐसा कोई कार्य आप करें, मतलब अपराध किसे कहते हैं। अपराध मतलब होता है कि ऐसा चीज़ें जो आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड ताज़ेरात हिंद जिसको कहा था, यानी दफ़ा 300, मतलब कि जिसको आप कहते हैं कि ताज़ेरात हिंद,
ठीक, यानी दफ़ा माने धारा होती है। यहाँ पर समझें, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे हमने बताया आपको कि अपराध मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं सामाजिक अपराध एक होता है सामाजिक रूप से अपराध, एक होता है कानूनी रूप से अपराध। तो चाहे आप कानून के जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन करेंगे तो वह भी अपराध होगा। अगर आपने समाज के नियमों, मापदंडों, इन मूल्यों में परिवर्तन किया, फिर उनको नहीं माना, तो भी आप एक प्रकार से अपराधी कर रहे हैं। चोरी चकारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर आप करते तो यह भी अपराधी है। दूसरा अंतर देखिए, बाल अपराध सामान्यतः कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत अपराधों की प्रकृति गंभीर होती है। मतलब जो अपराध होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है, यानी नेचर जो होता है उनका गंभीर होता है, जबकि जो बाल अपराधी होते हैं उनके मतलब कि एक प्रकार से कहीं ये कर लिया, कहीं वो कर लिया, नमकीन चुरा कर खा लिया, बिस्कुट चुरा कर खा लिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला है आपके सामने तीसरा अंतर कि बाल अपराध द्वारा समाज के नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं होता है। इसके विपरीत अपराधों में नागरिकों का हनन भी हो जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, मतलब कि ज़्यादा हानि होती है अपराधी व्यक्तियों से, लेकिन जो बाल अपराधी होती है वही धीरे धीरे जा करके अपराधी बन जाते हैं अगर वही प्रक्रिया चलती रही तो। 57 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। 57 नंबर प्रश्न देखिए, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से निम्न प्रकार के हैं? पहला आयु, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है यौन भेद और चौथा आपका बुद्धि। 58 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक विकास, क्या सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विकास से आप क्या समझती हैं, क्या समझते हैं? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह मानकों के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं या फिर व्यवहार को करना सीखता है। मतलब किसी समाज में अगर कोई व्यक्ति रहता तो उस समाज के क्या नियम है, क्या मूल्य है, क्या मापदंड है, उस समाज में क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इन सभी का अगर ज्ञान हो जाए तो उसी को कहते हैं सामाजिक विकास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, संज्ञात्मक विकास की विशेषताएं बताइए। संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है, मतलब कि विकासात्मक प्रक्रिया होती है। क्या संज्ञात्मक विकास, यह एक क्या होती है, अर्जित योग्यता है जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है। संज्ञात्मक विकास क्या होती है, अर्जित योजना मतलब कि योग्यता होती है, आप स्वयं प्राप्त करते हैं इसको। वहीं इसमें प्रतीकों के लिए संकेतों का उपयोग होना होता है। वहीं अगला अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों की आयु, शिक्षा और पूर्वानुमान में भी वृद्धि के साथ ही संज्ञात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। संज्ञात्मक विकास से आप क्या समझते हैं या समझती हैं, इसको भी देख लेते हैं। संज्ञात्मक विकास को मानसिक विकास कहा जाता है। क्या संज्ञात्मक विकास को हम क्या कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। अब संज्ञात्मक विकास मतलब क्या होता है जिसको हम मानसिक विकास कहते हैं भाई, यानी कि जो आप समझते हैं मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, जो बुद्धि का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसमें मानसिक क्षमताओं को सम्मिलित किया जाता है। बालक का संज्ञात्मक विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक, 61 नंबर प्रश्न देखें, खेल के विभिन्न प्रकार बताइए। कार्ल ग्रूस ने खेलों को निम्नलिखित 5 प्रकार के भागों में बांटा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि कार्ल ग्रूस ने खेलों को कितने प्रकार से बांटा है, तो 5 भागों में बांटा है, 5 प्रकार से बांटा है। पहला क्या है मेरे भाई, पहला आपका है परिरक्षणात्मक खेल। दूसरा क्या है, दौड़ धूप के खेल। और उसके बाद में मतलब परीक्षणात्मक खेल एक होता है, परीक्षा वाला यानी परीक्षणात्मक खेल होता है। दूसरा क्या होता है, दौड़ धूप वाले खेल। तीसरा क्या होता है, रचनात्मक खेल। चौथा क्या होता है, लड़ाई के खेल। पांचवा क्या होता है, बौद्धिक खेल। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, 62 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बालक के, हाँ जल्दी क्लास समाप्त होने वाली है, चिंता न करें आप सभी लोग, जल्दी क्लास समाप्त होने वाली है। बालक के, अभी जाइएगा, ठीक है। बालक के जीवन में खेल का क्या महत्व है, बालक के जीवन में खेल का क्या महत्व होता है। तो खेल से बच्चों में क्या आती है, स्फूर्ति आती है, मतलब ऊर्जा आती है, और वह स्वस्थ रहते हैं और उनमें अंगों के उचित विकास भी होते रहते हैं। रक्त का परिभ्रमण भी ठीक तरीके से होता रहता है। मैदान और बाग में भी खेलने से शुद्ध ऑक्सीजन उनको मिल जाती है, इसलिए उनका श्वसन तंत्र सही रहता है, फेफड़ों में अच्छे खून जाते रहते हैं और जिससे फेफड़ों को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, एवं श्वसन तंत्र भी उनका ठीक ठाक रहता है। खेलने और दौड़ने से बच्चों की मांसपेशियों में दृढ़ता आती है और खेलों से बच्चों का एक प्रकार से बौद्धिक विकास भी होता है। ओके, इतनी सारी बातें क्लियर हुई, आगे समझते हैं खेल का शैक्षिक महत्व क्या होता है, इसको समझें। खेल का शैक्षिक महत्व क्या होता है भाई, तो खेल का शैक्षिक महत्व समझिए। खेल का शैक्षिक महत्व क्या होता है, खेल का शैक्षिक महत्व क्या होता है, तो खेल के से बालक को शैक्षिक लाभ निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि बालक में क्रियाशीलता का विकास हो जाए,
या फिर मेरे प्यारे दोस्तों बालक में क्या हो जाए, क्रियाशीलता का विकास हो जाए, मतलब कि वह क्रिया चल करने लगे, तमाम प्रकार के कार्य करने लगे, या फिर बालक क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सके, या फिर जो है उसके मस्तिष्क एक प्रकार से का विकास हो सके, वह मस्तिष्क से दृढ़ हो सके उसका, मतलब कि वह कुछ जो सोचे वह सही तरीके से सोच सके, या सही तरीके से कोई निर्णय ले सके, या बालक जीवन की वास्तविकता से परिचित हो सके, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है वह कर सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें खेल का शैक्षिक महत्व होता है शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं व्यक्तित्व क्या होता है, इसकी परिभाषा देते हुए अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए बहुत सारे विद्वानों ने प्रश्न बताया है उसको। ठीक, व्यक्तित्व क्या है, आलपोर्ट महोदय ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक संस्थाओं का वह गुणात्मक संगठन होता है। क्या होता है, गुणात्मक संगठन होता है जो उसके वातावरण के प्रति विलक्षण समायोजन को निर्धारित करता है। वहीं व्यक्तित्व विकास की तमाम सारी अवस्थाएं बताई जाती हैं। तो व्यक्तित्व विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। एक तो जन्म से पूर्व की अवस्था में व्यक्तित्व का विकास, दूसरी में शैशवावस्था में व्यक्तित्व का विकास, तीसरा बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास, और चौथा किशोरावस्था में व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व का विकास निम्न 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक, हमने आपको बता दिया। तो ये सारे के सारे मुद्दे थे जो कि आपको क्लियर होने थे और आपको पढ़ने होते थे, तो सारी चीज़ें हमने समझा दी। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, तो यह बातें क्लियर हुई, सारी बातें समझ में आ गई। अगर आ गई हो तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। सभी लोग सोइए, अच्छे सपने आए आपके, और अच्छे तरीके से आप रहें, स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, चुस्त रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।